अच्छा बेटा, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो है वो अकाउंटिंग साइकिल को एंड किया है और मैं आपको 1.5 हफ्ता दे रहा हूँ, आप उसको पक्का कर लें और तमाम चीज़ें उसकी अपडेट कर लें। फिर उसके बाद मैं उसको प्रैक्टिस में लेके जाऊँगा। यानी उसकी जब प्रैक्टिस शुरू होती है तो उससे पहले आपकी सारी चीज़ें फॉर्मेट्स आपको याद होनी चाहिए, जस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज आपको सब पता होनी चाहिए। फिर मैं उसी क्लोजिंग करवाऊंगा जब प्रैक्टिस, तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने उसको प्रॉपर नहीं किया हुआ होगा, इस वजह से यू आर गिवन टाइम। और उस दौरान हम लोग अपना एक टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इस टॉपिक को जैसे ही कवर करेंगे तो फिर हम दोबारा से अकाउंटिंग साइकिल के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको ये बड़ा टॉपिक है, इस वजह से आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। अगले टॉपिक्स में किसी में ऐसा नहीं होगा, टॉपिक साथ साथ चलते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे। और जो अकाउंटिंग साइकिल है ये शुरू हुआ है, ये एंड तक इसमें चीजें आती रहती हैं। ये जो टॉपिक अभी शुरू होने वाला है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, ये शुरू होगा और जब खत्म होगा तो वो खत्म ही हो गया, फिर वो दोबारा डिस्कस नहीं हो पाएगा। मतलब कि उसमें तमाम टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है। तो बहुत आसान सी बात है, मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल में ये बात बता दी है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, लेकिन हम उसे रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या है। लेकिन 2 वर्ड्स हैं इसमें, इन्वेंट्री एंड वैल्यूएशन। इन्वेंट्री आपको मालूम है क्या होती है, हर वो चीज जो खरीदी जाए बेचने के लिए। ये प्रोसेस में जो गुड्स होती हैं वो भी हो सकती है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकती है। लेकिन अभी हम ट्रेडिंग बिजनेस के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स होती हैं जो रेडी टू सेल हमारे पास स्टोर रूम में रखी हुई होती है। तो उन गुड्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं आप। तो यहां पर वैल्यूएशन का मतलब क्या है, उन गुड्स की वैल्यूएशन करना जो अभी स्टोर रूम में है सिर्फ, या उन गुड्स की वैल्यूएशन करना जो कि सेल हो चुकी हैं। जो सेल हो चुकी हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो अभी बाकी हैं उन्हें हम बोलते हैं इन्वेंट्री, रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स। तो हम किसकी वैल्यूएशन करेंगे, उन गुड्स की जो सेल हो गई या उन गुड्स की जो बाकी हैं, दोनों की वैल्यूएशन करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां जाता है, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम स्टेटमेंट में जाता है या बैलेंस शीट में। अरे भाई, इनकम स्टेटमेंट में जो बोल रहा हूं उस ऑप्शन में से बताए ना आप, इनकम स्टेटमेंट में जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डिटर्मिनेशन जरूरी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते हैं उसको यार, लेकिन आप जो पूछ रहे हो उस लिहाज से जवाब दें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब वो गुड्स जो बिक गई उनकी कॉस्ट, वो जाता है इनकम स्टेटमेंट में। आपने बनाया ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट, परपेचुअल का भी पीरियोडिक का भी, दोनों में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद होती है। अभी तो आपने अकाउंटिंग साइकिल पढ़े तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकली हुई थी, इतना आसान थोड़ी होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालना। इसके अलावा इन्वेंट्री कहां जाती है जो बच जाती है, बैलेंस शीट में। बेटा जल्दी जवाब दिया करें, रिवाइज करके आया करें घर से, जरा तेजी से जवाब दे सकते हैं अगर आपको पता हो। एंडिंग इन्वेंट्री जाती है बैलेंस शीट में और कॉस्ट ऑफ गुड्स जाती है इनकम स्टेटमेंट में। यानी अगर हमें ये मालूम ना हो कि इन्वेंट्री जो बिक गई उसकी कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मालूम ना हो मतलब, तो हम इनकम स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और अगर हमें एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट पता ना हो तो हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब ही यही है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मींस द प्रोसेस बाय व्हिच वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अनसोल्ड। दोनों की कॉस्ट मालूम करनी है ताकि हम उन वैल्यूज को कहां पर ले जा सकें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में ले जा सकें। यानी यही इसको डिफाइन करने का तरीका है। तो इन्वेंट्री क्या होती है तो आपको मालूम है ना, IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री में 3 चीजें होती हैं, आई हैव टोल्ड यू बिफोर। तो प्रोसेस में है और जो बिग और जो बनी पड़ी हुई है, और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में। यहां पर हम इन्वेंट्री अभी सिर्फ किसको बोलेंगे, जो खरीदी है बेचने के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री एज पर द ट्रेडिंग बिजनेस पर्सपेक्टिव। ओके, तो व्हाट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये आगे डेफिनेशन देखें। द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की क्या वैल्यू जाएगी, कौन सी इन्वेंट्री, जो बिक गई वो भी और जो बच गई, दोनों की क्या वैल्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगी। इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के प्रोसेस को क्या, अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यानी वैल्यूएशन हम कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें 2 चीजें हो गई देखें, एक तो डिटरमिन करनी है उस इन्वेंट्री की कॉस्ट जो अनसोल्ड है, मतलब एंडिंग इन्वेंट्री, और डिटरमिन करनी है उस इन्वेंट्री की कॉस्ट जो क्या हो गई, बिक गई। और जो बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अनसोल्ड इन्वेंट्री, वो एसिड होता है हमारा। और जो बिक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। हमें ये दोनों चीजें मालूम करनी है। साइलेंट करें इसको, पहले बेल बजी थी, आपको उसी टाइम साइलेंट कर लेना चाहिए था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्सपेंस, सॉरी नहीं बोला करें,
काम ठीक किया करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्सपेंस, वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इन्वेंट्री हमारा एसिड है, इसकी वैल्यू भी हमें निकालनी है। पीछे हम जो काम करके आ रहे हैं इन्वेंट्री वाले उसमें ट्रेडिंग बिजनेस में, उसमें हमने क्या किया ना, डायरेक्ट जर्नल बनाए, जर्नल लेजर बनाए, खुद ब खुद हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गई थी, एंडिंग इन्वेंट्री भी आ गई थी। और पीरियोडिक में मैंने एंडिंग इन्वेंट्री आपको दी थी, पीरियोडिक में आपको डाटा में एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट दिया था ना 263667। ये इन्वेंट्रीज के अमाउंट ऐसे नहीं निकलते। प्रैक्टिकल लाइफ में आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस, तो आपके पास बहुत सारी किस्म की मर्चेंडाइज होगी, तो हर मर्चेंडाइज का अलग अलग आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना पड़ेगा, हर मर्चेंडाइज की अलग अलग एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी पड़ेगी। फिर वो सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सम होंगी तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी, जो जाएगी इनकम स्टेटमेंट में। और सारी जो इन्वेंट्रीज बच गई हैं उनको सम करेंगे तो क्या आएगी, एंडिंग इन्वेंट्री। अगर आप कोई स्टोर चला रहे हैं, मेडिकल स्टोर, तो आपके पास एक किस्म की इन्वेंट्री होगी क्या? यानी कितने किस्म की मेडिसिन रखी हुई होंगी आपके पास, तो सबकी कॉस्टिंग अलग अलग करनी पड़ेगी आपको, सबकी वैल्यूज अलग होंगी, सबकी क्वांटिटी, सबकी सेलिंग प्राइस सब डिफरेंट होगी, तो आपको कॉस्टिंग सबकी अलग अलग करनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली आपको यही सिखाया जाएगा कि हाउ टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी ये काम अकाउंटिंग साइकिल ने मैंने करके दे दिया था आपको। इन शॉर्ट आप लोग जब एंट्रीज बना रहे थे, मैं क्या लिख के क्या आ रहा था कि इन्वेंट्री बेच दी 60,000 में, उसकी कॉस्ट है 50,000। 50,000 कैसे निकला भाई? वो तो मैंने आपको दे दिया था कैलकुलेट करके, आपने एंट्रीज बना दी नहीं डायरेक्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट और अकाउंट रिसीव्ड डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब वो जो बताया था ना 60,000 में बिकी है, 50,000 की थी, ये 50,000 की थी, ये कैसे निकला, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी तरीके से पीरियोडिक में मैंने एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आपको दे दिए थे एंड में, डाटा फॉर एडजस्टमेंट में, वो कैसे आया ये इसमें पढ़ेंगे हम। यानी इसमें अब डिटेल में आएगा इन्वेंट्री का, यानी इसमें सारी चीजें किसकी डिस्कस होंगी, इन्वेंट्री की। और दो ही बातें हैं बस, कितने की बिक गई वो मालूम करना है और कितने की बच गई। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ओनली। तो इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हैं। इसमें से ये दो नजर आ रहे हैं आपको, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो इसको अभी मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, तो आप गौर से मेरी बात सुनिएगा, फिर आपको हम न्यूमेरिकल्स में लेके चले जाएंगे। डायरेक्ट इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू नथिंग एक्सक्लूडिंग डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दो मालूम करनी चाहिए बस, पूरे चैप्टर में यही होगा। और बाकी जो प्रीवियस हम पढ़ के आ रहे हैं, परपेचुअल पीरियोडिक की एंट्रीज, लेजर वगैरह, इनकम स्टेटमेंट, वो सब यहाँ यूज होगा। हाँ, उसको रिवाइज कर लें आप प्रॉपर। और वैसे भी 1.5 हफ्ते बाद तो प्रैक्टिस है, तो आप उसको रिवाइज करके रखें। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट नहीं आते परपेचुअल पीरियोडिक के, तो यहाँ प्रॉब्लम होगी आपको, जब भी तो पहले पढ़ाए थे मैंने वो। अब सुने, अगर हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आ जाते हैं, पीरियोडिक को छोड़ देंगे, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, बेचते वक्त ही हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाती है। सिर्फ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। फर्स्टली परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होगी। अब इसमें एक बात मुझे बताएं कि अगर आप हीरा सेल कर रहे हैं, गोल्ड, वो डायमंड सेल कर रहे हैं आप, और आपके पास हर डायमंड शॉप में जो होता है वो दूसरे डायमंड से डिफरेंट है, कॉस्ट वाइज भी और अलग टाइप का डायमंड है। आप एक ही डायमंड, एक ही तरीके का एक ही डायमंड शॉप में रखते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या आपको हर डायमंड की कॉस्ट पता होगी? पता होगी, हैवी कॉस्ट आइटम है, आपको पता होगी। फॉर एग्जाम्पल एक डायमंड है, वो 9 लाख का है, आपको 9 लाख का पड़ा है, आप उसे 10 लाख का सेल कर रहे हैं, 10 लाख सेलिंग प्राइस हो गई। और जब वो डायमंड नहीं बिका है तो वो एसिड है, आपका 9 लाख का एसिड है, बिक जाएगा तो आप बोलेंगे 9 लाख का डायमंड क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंस बन गया। तो इट इज सो इजी फॉर यू टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली पता चल रहा है कि जो यूनिट बेचा है वो कौन सा था, कितने का खरीदा था, कितने का बेच रहा हूं, सब पता है आपको। लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल चेंज करूं, डायमंड ही बेच रहे हैं आप, डायमंड हैवी कॉस्ट होता है ना, उसमें आपको कॉस्ट पता होती है या नहीं पता होती? पता होती है।
अब आपने क्या किया, आपने जनवरी 1 को एक डायमंड है, खास वाला डायमंड है, डायमंड ए बोल देते हैं उसको, सही। डायमंड ए आपने परचेज किया, 10 यूनिट परचेज किए 9 लाख के, 90 लाख के आ गई, ये आपने एक डब्बे में डाल दिए। फिर आपने जनवरी 10 को मजीद उसके 10 यूनिट परचेज किए, लेकिन महंगाई होने की वजह से उसकी प्राइस अब 9,50,000 हो गई। कॉस्ट इस पर आपने खरीदा, वो भी आपने खरीदे, उसी डब्बे में डाल दिए। अब जब आप अब मुझे बताएं, आपको तो पता है कि उस डब्बे में जो डायमंड है वो 9,50,000 और 9 लाख वाले हैं। अब जब आप उसमें से एक डायमंड निकाल के बेचेंगे तो आपको पता होगा ये कौन सा वाला है, 9 लाख वाला है या 9,50,000 वाला है। इट मीन्स यू नो द कॉस्ट, लेकिन आप कॉस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा है कि 9 लाख वाला है या 9,50,000 वाला है। तो हालांकि यू यूज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, लेकिन आप फिर भी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन पहली वाली एग्जांपल में क्या किया था हमने, अगर हम इसी को चेंज कर दें, आपने जनवरी 1 का अलग डब्बा बनाया हुआ है बॉक्स, उसमें 9 लाख वाले डायमंड रख दिए, ऊपर लिख दिया 9 लाख, और 9,50,000 के डायमंड खरीदे 10 तारीख वाले, उनको अलग डब्बे में रख दिया। अब आप जब डायमंड निकाल के बेचेंगे आपको पता होगा कि 9 लाख वाला है या 9,50,000 वाला है। यानी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में आपको कॉस्ट तो पता होती है, लेकिन स्पेसिफिकली 100% आपको अगर यकीन हो कि वही वाला यूनिट है जिसकी कॉस्ट 9 लाख है, तो आप 9 लाख को ही एसिड से एक्सपेंस बनाएंगे। लेकिन अगर आप वही वाला एक ही डब्बे में मिक्स कर दें तो कॉस्ट मालूम होने के बावजूद आप उसकी कॉस्ट को ट्रांसफर करते वक्त क्या करेंगे बताएं, 9,50,000 ट्रांसफर करेंगे या 9 लाख? तो वहां पर एजम्पशंस बनाई जाती है। एजम्पशन क्या बनाई जाती है कि एक हीरा आपने उसमें से निकाल के सेल किया, अब कौन सा हीरा है यू डोंट नो, वो 9 लाख वाला भी हो सकता है, 9,50,000 वाला भी हो सकता है, लेकिन आप एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये मैंने जो हीरा बेचा है ये शुरू वाला होगा। दिस इज योर एजम्पशन एंड यू आर मेकिंग एजम्पशन इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द कॉस्ट फ्रॉम इन्वेंटरी टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये 9 लाख वाला होगा, तो आप क्या करेंगे, 9 लाख को निकाल के, इधर देखो, 9 लाख कॉस्ट को निकाल के किसमें डाल देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन अगर आपने ये एजम्पशन बनाई नहीं ये तो मैंने अभी वाला बेचा होगा, फिर हम 9,50,000 को निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। अगर सारे हीरे इसी साल बिक गए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना इससे, लेकिन अगर सारे हीरे एक साथ ना बिके तो फर्क पड़ेगा। इसका मतलब है इफ यू नो द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री व्हाइल सेलिंग एंड यू नो द स्पेसिफिक कॉस्ट, यू आर 100% श्योर कि कौन सा हीरा आपका बिका है, आप उसी की कॉस्ट को निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डालेंगे। इसे कहते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। क्या कहलाते हैं ये? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन? That when you are selling any good in perpetual inventory system, you know the actual cost, 100% श्योर है आप कि इसकी कॉस्ट जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इसकी कॉस्ट 9 लाख। लेकिन अगर आप 100% श्योर ना हो, so you make the assumptions and there are 3 kind of assumption। assumption किसके लिए बना रहे हो, सेल करने के लिए, कॉस्ट को ट्रांसफर करने के लिए? कॉस्ट को ट्रांसफर करने के लिए। इसी वजह से इन assumptions को बोलते हैं कॉस्ट फ्लो assumptions। क्या बोलते हैं? कॉस्ट फ्लो assumption। and there are 3 assumptions। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज द एजम्पशन कि जो पहले आया था वही बेचा होगा मैंने। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले मैंने खरीदा था 9 लाख वाला वही मैंने सेल किया होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन आप एजम्पशन बना रहे हैं ताकि आप कॉस्ट को ट्रांसफर कर सकें। और दूसरी एजम्पशन क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये अजीब सी एजम्पशन है कि जो आखिरी में परचेज किया होगा वो बेचा होगा। तीसरी एजम्पशन है यानी 9,50,000 वाला बेचा होगा। नहीं ना, वो तो मिल गए ना बेटा, मिक्स हो गए वो। अब एज्यूम करें अब आपका दिमाग ऐसा है तो मैं आपको और मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। हीरे डाल के आपने हिला भी दिए, मिक्स कर दिए आपने, चम्मच निकाला आपने और स्पून से आपने उसे हिला दिया, या यूं कर टक 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 करके, जो बंदर नचवाने वाला आता है और वो बंदर नाच वो होता है ना उसके पास डुगडुगी, वैसे आपने उसे हिला दिया है। अब तो आपको एजम्पशन ही बनानी पड़ेगी ना, पढ़ाने के लिए यही करना पड़ता है। तो पहली assumption है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वी आर एज्यूमिंग दैट यूनिट दैट हैव बीन सोल्ड आर अर्लियर यूनिट। और लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमने यूनिट सेल किया है वो लेटेस्ट यूनिट है, और एक है एवरेज। उसमें क्या करते हैं हम, पुरानी और नई कॉस्ट का एवरेज ले लेते हैं और एवरेज कॉस्ट को निकाल के ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अब मुझे बताएं ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हम कब यूज कर रहे हैं, परपेचुअल में, पीरियोडिक में?
परपेचुअल में, पीरियोडिक में तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं सकता। और ये जो कॉस्ट वाला एजम्पशन बना रहे हैं हम, कि पहले जो आया था वो बेचा होगा, ये भी परपेचुअल में कर रहे हैं। यानी ये चारों बातें परपेचुअल में हो रही है। अभी इन चारों को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मकसद क्या है उसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना और एंडिंग इन्वेंटरी मालूम करना। फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और मूविंग एवरेज पढ़ेंगे। और तब सबका मकसद क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना और एंडिंग इन्वेंटरी मालूम करना। अभी हम करने जा रहे हैं इसको, तो अब गौर से सुनिएगा कि क्या हो रहा है। तो बेटा अब जो चीज है हम जो पढ़ रहे हैं ना, अभी ये चीज, अगर किसी को अकाउंटिंग में कुछ भी ना आता हो वो भी ये सीख सकता है। ये इतना आसान है टॉपिक। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हाफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हाफ। उसके आगे फिर वही अकाउंटिंग साइकिल के कॉन्सेप्ट यूज होना शुरू हो जाएंगे। हाफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप इजीली पढ़ सकते हैं। मतलब एक ऐसा बंदा जिसने कभी कुछ पढ़ा भी ना हो वो भी इसको पढ़ सकता है, इतना आसान है भाई। इसमें थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन देनी पड़ेगी, सोना नहीं है आपने, सही है? आप पार्टिसिपेट करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल आपके सामने रखा हुआ है और लिखा हुआ क्या है? द फ्लो ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। फ्लो मतलब क्या? वी आर ट्रांसफरिंग कॉस्ट फ्रॉम इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और करेंगे किससे? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से। आप बाहर चले गए थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है, तो आपको पता ही नहीं है वो। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कब यूज करेंगे हम? When we are using perpetual inventory system, we know the cost and we know 100%, we are 100% sure कि हम कौन सी इन्वेंट्री बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसी की कॉस्ट को निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ट्रांसफर करेंगे। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ये पॉसिबल है कि हमें कॉस्ट तो पता हो, लेकिन मल्टीपल कॉस्ट पता होने की वजह से सिमिलर यूनिट्स हो, उनकी मल्टीपल कॉस्ट हो, तो फिर हमारे लिए कॉस्ट ट्रांसफर करना मुश्किल हो, तो वहां एजम्पशन बनाते हैं। अभी हम एजम्पशन वाला नहीं पढ़ रहे, अभी हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बंधन ज्वेलरी और इस है जो मैं काम करवा रहा हूं, घर जाकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद ही। और 1.5 हफ्ता मैंने आपको दिया है। यू आर रिवाइजिंग अकाउंटिंग साइकिल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, हर चीज याद कर लें उसकी। बंधन ज्वेलरी सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी बेच रहे, जाहिर सी बात है हैवी कॉस्ट साइड में, तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ही यूज करते होंगे। And its beginning inventory and purchases during May 2009 are the following। और इनकी बिगिनिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है इन्होंने और परचेजेस भी दी हुई है। ये पहला टेबल जो नजर आ रहा है ना, ये बिगिनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस का है। अब May 1 को जो लिखा हुआ है ना 10 यूनिट्स, 15 रुपए का एक, यहीं पर एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, मतलब 15 रुपए का एक ज्वेलरी, ये कौन सी ज्वेलरी है? तो मैंने जानबूझ के अमाउंट छोटा रखा हुआ है। यहाँ 1,50,000, 15 लाख, ऐसा कुछ होना चाहिए था ना। यानी एक यूनिट 15 रुपए का रखा है मैंने, अमाउंट छोटा रखने के लिए, वरना अमाउंट बड़े हो जाएंगे। तो उसने बोला नहीं सर मुझे अमाउंट बड़े चाहिए, तो मैंने जो है थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज करके अगला न्यूमेरिकल बनाया। उसमें ही मैंने ज़्यादा इंक्रीज नहीं किए, 15,000 रुपये रखे, 15,000, 16,000 ऐसे। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना, तो इस टाइम फिर अमाउंट में ही खो जाता है बेचारा। तो हमारा मकसद तो आपको टॉपिक पढ़ाना है, इस वजह से हमने छोटे अमाउंट रखेंगे। फिर बड़े अमाउंट आए तो बस तरीका आता होगा तो मल्टीप्लाई करके लिखते रहना। 10 यूनिट पहले से इनके बाद बिगिनिंग इन्वेंट्री में रखे हुए थे पिछले पीरियड के। एक यूनिट कितने का खरीदा गया था पिछले पीरियड में? 15 रुपए का। टोटल यूनिट कितने को? 150 रुपए के। ये इनकी बिगिनिंग इन्वेंट्री, ये इस पीरियड में मैं नहीं खरीदी इन्होंने, मैं से पहले खरीदी होगी। उसके बाद क्या हुआ? मैं 5 को 20 यूनिट खरीदे, 30 वाले 600 के हो गए। फिर मैं 15 को खरीदे 40 यूनिट्स, 31 वाले 1240 के हो गए। इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट डेट्स में यूनिट्स परचेज किए। क्या चीज? अरे भाई 10 यूनिट खरीदे, एक यूनिट 15 का है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 150 के हो जाएंगे ना। इसी तरीके से 20 यूनिट्स खरीदे 30 के, तो टोटल हो गए 600 के। इस तरीके से मैंने आपको टोटल करके दिया हुआ है। अगर मैं टोटल का कॉलम नहीं दूं तो आप खुद ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मैंने आपकी सहूलत के लिए टोटल करके दिया। अब इसके बाद देखिए नीचे सेल्स का टेबल मौजूद है। सेल्स को आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी। क्या बोल रहा है? बोल रहा है मैं 13 को हमने सेल किया है, पहली मर्तबा सेल मैं 13 को की। कितने यूनिट सेल किए? 10। और ये बता रहे हैं कौन से वाले यूनिट सेल हुए हैं? मैं 5 वाले। स्पेसिफिकली उसने बता दिया कौन सी डेट के यूनिट्स है।
यहां तो अब हीरे की दुकान तो नहीं लगा सकता मैं, तो यहां मैंने डेट बताई है कि मैं 5 वाले सेल हुए। तो आपको क्या स्पेसिफिकली पता चल गया कि उनकी उनकी कॉस्ट क्या होगी? कैसे? मैं 5 वाले ऊपर हमने खरीदे थे, एक यूनिट कितने का था? 30 रुपए का। इसका मतलब है जो यूनिट यहां पर हमने मैं 13 को बेचे हैं 10 यूनिट, वो 30 रुपए वाले थे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हो गई? 30 रुपए तो एक यूनिट की हुई ना, 10 यूनिट बेचे 300 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? ये 40 क्या है? रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट मतलब ये सेलिंग प्राइस है, और हम सेलिंग प्राइस से क्या मालूम करते हैं? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मालूम चल सकती है, 40 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 300 रुपए के यूनिट थे, 400 के बेच दिए, 100 रुपए का प्रॉफिट। क्या हमारा मकसद अभी फिलहाल रेवेन्यू मालूम करना है? नहीं, हमारा मकसद तो कॉस्ट मालूम करना है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो रेवेन्यू वाला वो है ना हमारे पास कॉलम, इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इससे आपको किसी भी यूनिट को मल्टीप्लाई नहीं करना, वरना रेवेन्यू निकलेगी। रेवेन्यू, वी आर नॉट गोइंग टू डिटरमिन रेवेन्यू, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं। इसी तरीके से 14 को इन्होंने सेल किया 5 यूनिट, और ये बता रहा है कौन से वाले हैं ये? बिगनिंग इन्वेंट्री वाले। बिगनिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट थे? 10। एक यूनिट कितने का था? 15 रुपए वाला यूनिट, 5 यूनिट बेच दिए 15 रुपए वाले, कितने हो गए? 75 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसकी सेल्स कैसे निकलेगी? एक यूनिट 20 निकालनी नहीं है, ऐसे बता रहा हूं, 20 मल्टीप्लाई बाय 500, 75 वाले यूनिट 100 ने बेच दिए, 25 रुपए का प्रॉफिट। अब हमें करना है क्या है? हमें इस पूरे क्वेश्चन को देखना है। ये तो मैंने अभी आपको सेल को ऐसे अलग से बताया, हमें तो डेट वाइज चलना पड़ेगा। पहले कौन सा है? मैं 1, उसके बाद मैं 5, दोनों टेबल को मिला के देखो, फिर मैं 15 आ रहा है या मैं 13 आ रहा है? हाँ, तो पहले मैं 13 वाला होगा, फिर मैं 14, डेट वाइज बताया ना, पहले डेट कौन सी, फिर मैं 15, फिर मैं 18, फिर 20, फिर 25, फिर 26, फिर 28, फिर 30 और फिर 31। मतलब पहले परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है? सारे परचेज थोड़ी करेंगे पहले हम तो डेट वाइज चलेंगे। करना कहां पर है? करना आपको यहां पर है। दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री कार्ड। क्या कहलाता है ये? दिस इज इन्वेंट्री कार्ड। अब इसको देखें आप जरा, मैं इसकी स्केचिंग की हुई आपके सामने। बिजनेस का नाम, उसके बाद लिखा हुआ इन्वेंट्री कार्ड बाय परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसमें जो है ना, एक कॉलम डेट का बनता है, फिर एक कॉलम परचेज का है, ये पूरा परचेज का कॉलम है। इसको सब डिवाइड किया हुआ है, इसमें 3 हिस्से बने हुए, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये पूरा कॉलम किसका है? सोल्ड। उसमें क्या है? यूनिट, यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये किसका कॉलम है? बैलेंस। बैलेंस मतलब जो बच गई वो लिखनी है। बहुत आसान है इन्वेंट्री कार्ड। इन्वेंट्री कार्ड को बनाने में 3 ही काम करने पड़ते हैं। पहला काम बैलेंस लिखना, दूसरा काम परचेज करके बैलेंस करना, तीसरा काम सेल करके बैलेंस करना। ये तीनों काम अभी हम पढ़े, अभी आते नहीं है, अभी हम सीखेंगे। पहला काम बिगनिंग बैलेंस लिखना, दूसरा काम परचेज करके बैलेंस बनाओ, तीसरा काम सेल करके बैलेंस बनाओ। इसके अलावा चौथा कोई काम नहीं है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले बंधन ज्वेलरी के बाद बिगनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी। कितनी बिगनिंग इन्वेंट्री है भाई? 10 यूनिट 15 रुपए वाले। तो इसको कैसे लिखेंगे? बिगनिंग इन्वेंट्री को लिखने का एक ही तरीका है, जब तक आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कार्ड बनाते रहेंगे, बिगनिंग इन्वेंट्री को ऐसे लिखना है। और सबसे पहला काम ही क्या होता है? बिगनिंग इन्वेंट्री लिखना। बिगनिंग इन्वेंट्री को क्वेश्चन में सर्च करोगे, बिगनिंग इन्वेंट्री लिखोगे, डेट क्या है? 2009 मैं 1। आप इधर आएंगे और यहाँ डेट लिखेंगे, क्या डेट? 2009 मैं 1। डेट लिखने के बाद आप डायरेक्ट बैलेंस वाले कॉलम में आ जाएंगे। तो ये बैलेंस है, कितना बैलेंस है? 10 यूनिट 15 वाले, तो टोटल कितने के हो गए? इनको मल्टीप्लाई कर लें इससे, वहां लिखा हुआ भी है वैसे तो 150। तो ये हमारा बिगिनिंग इन्वेंट्री आ गया। यानी हमारे पास जो इन्वेंट्री है अभी वो कितने की है? 150 की। 2 मिनट, चलो। यानी अभी की कंडीशन क्या है? मैं 1 की। मैं 1 की कंडीशन ये है कि 10 यूनिट हमारे पास रखे हुए, एक यूनिट 15 रुपए का है। टोटल यूनिट की कॉस्ट हो गई 150।
ये बैलेंस लिखने का तरीका है। बैलेंस लिखने के बाद ना आप एक लाइन ये वाली छोड़ देंगे। क्यों छोड़ रहे हैं लाइन? हम लाइन छोड़ रहे हैं ताकि अगला वाला जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे ना उसमें और इसमें फर्क आ जाए, डिफरेंस आ जाए ना, साफ सुथरा काम लगेगा, वरना खिचड़ी बन जाएगी सारी। बैलेंस के बाद लाइन छोड़नी है। घर जाके क्या बताओगे? बैलेंस के बाद, हर बैलेंस के बाद लाइन छोड़नी है आप। और बैलेंस कब कब होगा? एक तो बिगिनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर परचेज के बाद भी बैलेंस हुआ करेगा, सेल के बाद भी बैलेंस हुआ करेगा, तो हर बैलेंस के बाद आपने लाइन छोड़नी है। तो आप मुझे बताएं, मैं वन के बाद दूसरी चीज क्या हुई है? मैं वन को तो बैलेंस था, हमने लिख दिया। अब हमारे पास पता चल रहा है कि हमारे पास यही यूनिट पड़े हुए, हम जो भी बेचेंगे अब इसी में से बेच सकते हैं ना, इसके अलावा तो अभी तो हमारे पास फिलहाल कुछ है ही नहीं। अब बताओ, मैं वन के बाद क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है। परचेज हो रहा है मैं 5 को, कितने यूनिट्स? 20 यूनिट, 30 रुपए वाले। तो देखिए बड़ा आसान सा काम है। अब आएंगे, एक रो छोड़ के यहां लिखेंगे मैं 5, और हो रहे हैं परचेज 20 यूनिट परचेज हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? परचेज वाले कॉलम में आ जाएंगे, परचेज वाले कॉलम को यूज करेंगे, इधर लिखेंगे 20 यूनिट परचेज किए, 1 यूनिट 30 का है, और टोटल कितने के हुए इसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये आ गए 600 यूनिट्स, 600 रुपीज। अब इसके बाद ना आपको इसी रो में बैलेंस बनाना है। बैलेंस, बैलेंस क्यों बनाना है? देखिए ना, पहले 150 की यूनिट इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, 600 की और आ गई, तो अब 750 की इन्वेंट्री हो गई ना। तो इसका बैलेंस कैसे बनाएंगे आप? इधर आएंगे, इसके सामने 600 के बिल्कुल सामने हूं मैं रो में, पहले पुरानी वाली इन्वेंट्री कॉपी करेंगे। आप बोलेंगे 10 यूनिट पहले पड़े हुए थे हमारे पास, कितने वाले? 15 वाले। ये आपने ऊपर से कॉपी किया, 150 नहीं लिख रहे हैं अभी हम। फिर आप क्या लिखेंगे? मजीद मेरे पास 20 यूनिट आ गए, कितने वाले? 30 रुपए वाले। अब आप क्या करेंगे? अब आप इन दोनों को टोटल कर लेंगे, 150 और 600, और यहां सामने लिख देंगे 750। ये हमारी इन्वेंट्री मौजूद है। अब दोनों का टोटल अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम इन्वेंट्री का टोटल लिखेंगे। इधर लार्ज ब्रैकेट बना दीजिएगा, लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट क्या शो करता है कि इन दोनों का सम हम यहां लिख रहे हैं। वही मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा, उसमें लार्ज ब्रैकेट बना हुआ है। क्या हुआ? सारा बार बार होगा, सारा बार बार होगा, सही? तो आप देखते रहे बस। तो ये हमारा बैलेंस आ गया, मतलब ये हमारा इन्वेंट्री का बैलेंस है कि इतनी इन्वेंट्री है। भाई परचेज करते वक्त जो परचेज किया उधर लिख दिया ना परचेज के कॉलम में, फिर उसके बाद इसके सामने प्रीवियस बैलेंस कॉपी किया, 10 यूनिट 15 वाले। यहां वहां देखने की जरूरत नहीं है ना आपको। जब इन्वेंट्री कार्ड में बैलेंस आया हुआ है तो सवाल में देखोगे तो फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। वो तो हमने लिख लिया ना एक दफा। जो चीज क्वेश्चन से इन्वेंट्री कार्ड में आ गई वो इन्वेंट्री कार्ड से देखी जाएगी, क्वेश्चन से नहीं देखी जाएगी, वरना घूमते रहेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कुछ दिख रही होंगी आपको। तो अब ये बैलेंस पुराना वाला हम पहले लिख चुके ना, ये बैलेंस यहां हमने कॉपी किया है, सिर्फ यूनिट्स एंड यूनिट कॉस्ट। उसके बाद परचेज के यूनिट और यूनिट कॉस्ट भी उसमें लिख लेने, फिर इनको सम कर लेना है। तो यहाँ पहले 10 चूजे थे, 20 और आ गए, 30 चूजे हो गए ना भाई। तो हमने बता दिया कि हमारे पास टोटल, हाँ, और टोटल उसकी कॉस्ट कितनी है? 750। चूजे नहीं है, ये ज्वेलरी है। अब अगर हम सेल करेंगे तो इन्हीं में से सेल करेंगे। ये कितने यूनिट है हमारे पास टोटल? 30। जो सेल होगा इसी में ना सेल होगा। पूछें तो परचेज नहीं हुआ है ना, वो बिगिनिंग इन्वेंट्री है। वो मैं वन को जो इन्वेंट्री पड़ी है वो परचेज थोड़ी है। मैं वन को इन्होंने लिखा है ना बिगिनिंग यूनिट्स और यूनिट परचेज। तो यूनिट परचेज हुए हैं मैं 5 से। मैं वन को जो यूनिट्स हैं वो हमारे बिगिनिंग यूनिट्स हैं। तो इसी वजह से हमने डायरेक्ट उसको बैलेंस में कॉपी किया। जो हमारा बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी उसको डायरेक्ट बैलेंस में लिखेंगे। परचेज जो होंगे उसको पहले परचेज में डाल लें, फिर बैलेंस बना लें। अच्छा मुझे अब बताएं आप, ये तो बैलेंस हो गया। अब मुझे बताएं इसके बाद क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है? सेल हो रहा है। अब एक बात गौर से देखिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताएं बैलेंस में कि 10 यूनिट कौन से वाले हैं? बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले। डेट क्या थी उसकी? 1। तो मैं अपनी आसानी के लिए बाहर काट के बाहर 1 लिख रहा हूं। और ये कौन से वाले यूनिट है? ये जो हमारे पास 20 यूनिट्स हैं, तो मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ 5 लिख रहा हूं। मुझे ये पता चल रहा है इससे कि जो बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है इसमें 10 यूनिट मैं 1 वाले हैं और 20 यूनिट्स मैं 5 वाले हैं। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि वो सेल कर रहा है डेट के लिहाज से। अब मैं सेल में जाऊंगा, मुझे बताएं
चले बताइए आप, सेल हो रहे मैं 13 को, देखें परचेस मैं 5 के बाद 15 आ रहा है, पहले 15 थोड़ी करेंगे हम तो 13 करेंगे। 13 में कितने यूनिट्स बेचे इसने? 10 यूनिट्स बेचे हैं मैं 5 वाले, कितने के बेचे हैं? 40 के। इसे इग्नोर कर दें आप, सेलिंग प्राइस इज इग्नोर, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं। अब मुझे बताइए आप फिर क्या करेंगे? इस बैलेंस के बाद मैंने एक रो छोड़ी थी ना, इस बैलेंस के बाद भी आप क्या करेंगे? एक रो छोड़ देंगे, और एक रो छोड़ के आप यहाँ पे डेट लिखेंगे। क्या डेट है? 13 डेट लिखकर, अब क्योंकि वो यूनिट सेल कर रहा है तो आपको सोल्ड वाले कॉलम यूज करने हैं, परचेज वाले या बैलेंस वाले नहीं करेंगे फिलहाल। तो सेल वाले कॉलम में यहां पर मैं आऊंगा, कितने यूनिट सेल किए? 10 मैंने यहां लिख देना, 10 यूनिट बिक गए। कौन से वाले हैं? इसने बताया है मैं 5 वाले, तो मुझे बताया मैं 5 वाला यूनिट एक कितने का है, तो यहां पे मैं 30 रुपए ट्रांसफर करूंगा, 15 रुपए ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि हमने मैं 1 वाले बेचे थोड़ी, हमने मैं 5 वाले बेचे। इसे कहते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, कि वो आपको बता रहे हैं कि जो आपने 10 बेचे हैं, देखो बिक तो सिर्फ इसी में से सकते हैं ना, यही तो तुम्हारा बैलेंस है, बिक तो सिर्फ इसी में से सकते हैं ना अभी फिलहाल, क्योंकि आपके पास मैं 5 तक सिर्फ यही बैलेंस मौजूद है, तो जो बेचना है आपको इसी में से बेचना है। अब सवाल ये था कि जो हमने बेचे हैं वो 15 रुपए वाले बेचे हैं या 30 रुपए वाले, तो उसने बताया मैं 5 वाले बेचे हैं 30 वाले, तो इन 20 यूनिट में से 10 यूनिट निकाल के मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर देने, सोल्ड है नहीं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी? इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, कितना आ जाएगा? 300, यानी 300 हमारी क्या बन गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद दोबारा बैलेंस बनाएंगे आप, ये बैलेंस पुराना था ना, अब नया बैलेंस बना रहे हैं। आप मुझे बताएं इसमें से कुछ बिका है? हाँ, मैं 1 वाले में से एक यूनिट भी नहीं बिका, इसी वजह से मैंने कहा था अटेंटिव बैठना है। हाँ, इसमें जरा गौर से आपको देखना पड़ता है। आगे जो पढ़ेंगे ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो आसान है। इस पैसिव आइडेंटिफिकेशन में आपको गौर करना पड़ेगा, कौन से वाले निकल गए, कौन से वाले बच गए। उसमें तो बैलेंस बना रहे हैं ना, बैलेंस 300 के सामने बनाएंगे। क्या बैलेंस बनाएंगे कि 10 यूनिट 15 वाले अभी भी हैं हमारे पास, और जो 20 थे इसमें से कितने चले गए? अब कितने बचे? 10 बचे, कितने वाले? 30 वाले। ये हमारा बैलेंस है। अब यहां पर बैलेंस कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट बोल रहा है सर इसको मल्टीप्लाई करें 150, इसको मल्टीप्लाई करें 300, 150 और 300 450, 450 लिख दें। तो इससे बेहतर है कि आप क्या करें, इस टोटल में से ये वाला लेस कर दें आप। यही तरीका है ना कि टोटल इन्वेंट्री कितने की पड़ी हुई थी, कितने की बिक गई, ये कितने की बिक गई, ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। हाँ, अब कितने की बच गई? 450। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके निकालें या इसमें से इसको माइनस करके निकालें, लेकिन हम माइनस करके निकालेंगे। अब हमारी सिचुएशन क्या है कि हमारे पास 10 यूनिट मैं 1 वाले पड़े हुए और 10 यूनिट मैं 5 वाले पड़े हुए, और उनकी टोटल कॉस्ट है 450। अब जो भी बिकेगा इसी में से बिकेगा। अब मुझे बताएं इसने क्या किया इसके बाद? मैं 13 के बाद परचेज तो नहीं हो रही, परचेज तो 15 को हो रही, 14 को सेल हो रही है। 5 यूनिट बेचे बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले, कितने के बेचे? 20। इस 20 को इग्नोर कर दें आप, 5 यूनिट बेचे बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले। आप क्या करेंगे, ये जो बैलेंस है इसके बाद वाली एक रो छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद अगली रो में आप लिखेंगे 14 बिक रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। सोल्ड में तो सोल्ड वाले कॉलम्स में आ रहे हैं आप, ये वाले कॉलम्स यूज होंगे। इसमें 14 के सामने आप लिखें कितने यूनिट बेचे इसने? 5, तो आप लिखें 5 यूनिट्स। अब उसने बताया है कौन से वाले हैं? बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले। और बिगिनिंग इन्वेंट्री का एक यूनिट कितने का है? 15। कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट में से ट्रांसफर कर रहा हूं 15। अब जो बिक गए हैं कितने के हैं? 75, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप मुझे बताएं कि जो बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले यूनिट थे 10, इसमें से 5 निकल गए, तो अब इसमें से कितने बच गए? 5। और ये जो 10 यूनिट है मैं 5 वाले, ये पूरे रखे हुए। तो अब हमें इस 75 के सामने दोबारा बैलेंस बनाना पड़ेगा। हर परचेज के बाद बैलेंस बनेगा, हर सेल के बाद बैलेंस बनेगा, और शुरू में बैलेंस लिखेंगे जो पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। अब बैलेंस बनवाओ, कैसे? आप बोलेंगे इसी के सामने, बिल्कुल 75 के सामने से शुरू करेंगे। 5 यूनिट बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले पड़े हुए 15 रुपए वाले, और 10 यूनिट 30 वाले पड़े हुए हैं। और ये कौन से वाले हैं? ये 1 वाले हैं, ये 5 वाले। ये डेट मैं इस वजह से लिख रहा था, अगर मैं डेट ना लिखूं, ये जो मैं ये कॉलम बना रहा हूं ये वाला, ये ऐसी बाहर है, इन्वेंट्री कार्ड के बाहर है,
ये एक सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हमने अपनी आसानी के लिए बनाया है ताकि हम फिर ट्रांसफर करते वक्त कर सके काम। अब मुझे बताएं, अब इन्वेंट्री कितने की बच गई? मैं तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या बोलो 450 की थी, 75 वाली बिक गई, 375 वाली इन्वेंट्री अभी भी हमारे पास स्टोर रूम में मौजूद है। यानी अब हमारे पास यही इन्वेंट्री है, बस 5 यूनिट 15 रुपए वाले, 10 यूनिट 30 रुपए वाले, ये इन्वेंट्री है। ये कॉस्ट है इसकी, ये पूरी इन्वेंट्री का में सिर्फ कॉस्ट होती है, सेलिंग प्राइस नहीं होती। अब जो बिकेगा इसी में से बिकेगा अगर बेचें तो, लेकिन हम बेच नहीं रहे। 14 के बाद हमने परचेज किया मैं 15 को, कितने यूनिट? 40, कितने वाले? 31 वाले। तो अब हम परचेज करेंगे और हम लिखेंगे, पहले तो हम हर बैलेंस के बाद एक लाइन छोड़ते हैं, घर पे जाके बताना है ये, हर बैलेंस के बाद एक लाइन छोड़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बताना ताकि आपको याद रहे। अगर हमें लाइन नहीं छोड़ी तो कचरा हो जाएगा सारा, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कौन सा अमाउंट कहाँ जा रहा है। एक लाइन छोड़कर हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 15, परचेज हुआ है ना, तो ये परचेज वाले 3 कॉलम्स यूज होंगे। कितने यूनिट परचेज हुए से बताया? 40। एक बच्चा मुझे बोल रहा है सर कैसा सवाल बनाया है, ऊपर देखें फिर नीचे, ऊपर नीचे, ही तो बड़ा मतलब हमें मुश्किल हो रही है। तो मुश्किल होगी ना, तो उसे बोला नहीं, आप हमें अरेंज करके देते ना, ये हम आराम से डेट वाइज उठाते रहते। अब कभी हमें परचेज में देखना पड़ रहा है, कभी सेल में देखना पड़ रहा है, उसी के लिए तो मैंने सवाल बनाया था ये वाला। इसमें डेट वाइज है, देखिए बिगिनिंग इन्वेंट्री, फिर परचेज, फिर सेल, फिर सेल, फिर परचेज, ये लाइन से मैंने दिया है। अब आपको ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट उठा लेंगे, लेकिन उससे पहले तो ये करेंगे ना। आइए, अब हमने मैं 15 को 40 यूनिट खरीदे, कितने वाले? 31 वाले। टोटल कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। अब क्या करेंगे? बैलेंस, परचेज के बाद ही बैलेंस होता है, सेल के बाद ही बैलेंस होता है। बैलेंस बिल्कुल 1240 के सामने कैसे बनेगा? बोलेंगे हम 5 यूनिट पुराने पड़े हुए 15 वाले, ये बिके थोड़ी है, अभी खरीदे हमने, खरीदे हैं तो पुराने यूनिट ऐसी कॉपी होंगे, 10 यूनिट 30 वाले। फिर आप मजीद लिखेंगे कि 40 यूनिट और आ गए 31 वाले। अब बैलेंस बनेगा, तो अब आप माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। सेल करते हैं तो माइनस होता है और परचेज करते हैं तो ऐड होता है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? 375 में ये 1240 आप ऐड कर लेंगे, तब आपकी टोटल इन्वेंट्री हो गई 1615 की, जिसमें से ये 1 मई वाली है, ये 5 मई वाली है और ये 15 मई वाली है। अब जब वो सेल करेगा वो डेट बताएगा तो हम उसके मुताबिक ट्रांसफर करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अब क्या हो रहा है? मई 15 के बाद 18, फिर 18 में सेल हो रही है, तो हमें सेल करना है। तो ये बता रहा है कि 10 यूनिट सेल किए मई 5 वाले और 15 यूनिट सेल किए मई 15 वाले। तो कितने के सेल किए? सेलिंग प्राइस दे दी, हमें सेलिंग प्राइस को इग्नोर कर देना है। अब आप मुझे लिखवाएं, जब भी मैंने आपको हैंड आउट भेजा है। अब सेल में आएंगे तो पहले एक रो छोड़ देंगे, ये पूरी रो छोड़ देंगे और इसके नीचे आकर क्या रेट है? 18 को परचेज सेल। तो शुरू वाले 3 कॉलम तो आपको मालूम है ना, परचेज के, तो आपको दिख गया है। इसके बाद ये सेल वाला कॉलम आ रहा है, कितने यूनिट सेल किए? 10 यूनिट मैं 5 वाले। तो पहले तो आप 10 लिख लें। मैं 5 वाले यूनिट कितने का है? 30 वाला, तो 30 रुपए लिखेंगे। मैं 5 वाला, ये डेट यहां लिखी हुई नजर आ रही है, सही है? मैं 5 वाला 30 रुपए वाला। फिर मजीद कितने बेचे? 15 यूनिट मैं 15 वाले, तो आप मजीद लिखेंगे 15 यूनिट और मैं 15 वाली कॉस्ट कितनी है? तो 31 यहां पे लिख देंगे। अब इधर जो आप लिखेंगे ना, इन दोनों की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे। क्या करेंगे आप बोलेंगे भाई इसको मल्टीप्लाई करो इससे और फिर ऐड कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो इससे। देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करके लिख देंगे 765 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब आपको मालूम है कि सेल के बाद क्या करना पड़ता है? बैलेंस। परचेज के बाद बैलेंस, सेल के बाद बैलेंस। अच्छा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, उसके बाद सारे क्वेश्चन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज के पड़े हुए। इनके 2 सवाल आप लोग कर लीजिएगा लाजमी। उसके बाद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तो बहुत प्रैक्टिस है, बुक्स में आपको ज्यादातर मिलेंगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट की। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आपको बहुत ढूंढने पड़ जाएंगे, इसी वजह से आप प्रैक्टिस कर लें। बैलेंस बनाओ। क्या ये 10 यूनिट कहां से बिके थे? देखिए इसका आसान तरीका ये है कि आप इनको कॉपी कर लें पहले इधर बैलेंस में, जो बिक गए उनको उड़ाते रहो।
10 यूनिट बिके कहां से, मैं 5, तो मैं 5 वाले कौन से थे, ये 10, ये तो पूरे हो गए, पूरे चले गए ना ये। अरे भाई दोबारा से छोड़ो इसको, ये मैं 5 वाले 10 यूनिट पूरे चले गए, और कौन से यूनिट बेचे, 15 वाले, उसमें से कितने चले गए, 15। तो ये बिगनिंग तो नहीं गया, तो बिगनिंग ऐसी कॉपी होगा, 5 यूनिट 15 रुपए वाले, बिगनिंग ऐसी आएगा। और ये मैं 5 वाले पूरे 10 बिक गए, इनको गायब कर दो, और 40 में से 15 सेल हुए, कितने बचे, 25 यूनिट बचे 31 वाले। अब क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे लेस करेंगे, ये इस बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री में से लेस करेंगे आप क्या, 765, ये आ गई आपकी एंडिंग बैलेंस। अब मुझे डेट बताओ, ये कौन से वाले, 1 वाले और ये 15 वाले, ये आसान, इसी वजह से डेट लिखने की वजह से आसानी होगी। अब जो बिकेगा इसी में से बिकेगा। अब आइए देखते हैं क्या होता है। मैं 18 के बाद क्या हो रहा है, मैं 20 परचेज 25 यूनिट 35 वाले, तो आप बैलेंस के बाद क्या करेंगे, लाइन छोड़ेंगे, हर बैलेंस के बाद एक लाइन छोड़ी जाती है। फिर आप यहां पर आएंगे और डेट लिखेंगे, मैं 20 कितने यूनिट्स, 25 यूनिट्स 35 वाले, 25 यूनिट्स 35 वाले परचेज हुए, ये परचेज कॉस्ट है। अब इसके आप कॉस्ट निकाल लें, ये आ गई। अब बैलेंस बनाना है, हर परचेज के बाद बैलेंस होता है, 875 के सामने बैलेंस बनाना है। कैसे बैलेंस बनाएंगे, ये तो ऐसी कॉपी हो जाएंगे, इन यूनिट्स में तो कोई चेंज नहीं आया ना। और मजीद आप ऐड कर देंगे कितने, 25 यूनिट 35 वाले। अब इसको आप ऐड करेंगे लेस करेंगे, 850 में ये हमारे पास 875 ऐड हो गया। अब डेट लिखेंगे अपनी आसानी के लिए, 1, 15 और ठहर जाए, डेट तो लिखवाएं, 1, 15 एंड 20। अब ऐड कर लेते, अब हो गया। तो ये हमारी अब इन्वेंट्री है, जो बिकेगा इसी में से बिकेगा। लेकिन आप मुझे बताएं, जो काम कर रहा है बंदा, जो ये कार्ड बना रहा है, क्या ये 100% श्योर है कि उसी इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल रहा है जो बिक रही? हाँ, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसके बाद वाले में वो उसके पता नहीं होगा, कॉस्ट पता होगी, उसे पता होगा कितने कितनी कॉस्ट वाले यूनिट्स हैं, तो वहां एजम्पशन बनाएगा। पीरियोडिक में तो उसे कॉस्ट ही पता नहीं होती इन्वेंट्री की, हाँ वो उसमें तो बिल्कुल ही अलग है, उसमें अलग तरीका होगा। अब देखिए ये जो कार्ड बन रहा है, अगर आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको निकाल के देता था ना, उसका अकाउंटिंग साइकिल देखिए ट्रेडिंग बिजनेस का, इधर देखो यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में निकाल के देता था। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हर इन्वेंट्री के लिए अलग अलग कार्ड बनाए जाते हैं। अगर आपके पास 50 किस्म की इन्वेंट्री है तो 50 कार्ड बनाएंगे आप, और आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम में 50 के 50 कार्ड कंप्यूटर बना के दे देता है लेजर में। लेकिन आपको बताने का मकसद क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से आती है, यहां से आती है, इस कॉलम से। ये तो कॉलम बना हुआ है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, आपको जिस डेट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है वो यहां से आएगी। सेलिंग प्राइस वो अलग दी हुई उसने, वहां तो आपको आसानी से मिल गई थी। जब आप काम करेंगे किसी कंपनी में तो आपको तो ये इन्वेंट्री कार्ड से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उठानी पड़ेगी, और सेलिंग प्राइस आप वहां से इनवॉइसेस से निकालेंगे। मैं ना अभी कार्ड बना लेते हैं फिलहाल। 20 के बाद क्या है, 25 यहां पर है, 26 यहां पर है, तो पहले क्या करें, परचेज 10 यूनिट 37 वाले, तो फिर आप क्या करेंगे, बैलेंस के वाले एक लाइन छोड़ेंगे और फिर डेट लिखेंगे, क्या डेट है 25, कितने यूनिट 10 यूनिट 37 वाले, तो 370 हो गया। अब आप इस बैलेंस के बाद क्या, उसके बाद परचेज के बाद क्या करेंगे, बैलेंस बनाएंगे। तो ये तो ऐसी कॉपी हो जाएगा बैलेंस, सिर्फ यूनिट्स और कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट कॉपी की है मैंने। फिर मजीद 10 यूनिट 37 वाले, अब बैलेंस बनाओगे, क्या करो, ऐड करूं लेस करूं, परचेज में ऐड होता है, सेल में लेस होता है। अच्छा भाई, ये मैंने ऐड कर दिया, कॉस्ट आ गई। अब इधर डेट लिख लो, ये 1 वाला, ये 15 वाला, ये 20 वाला और ये 25 वाला। अब हमारे पास टोटल 2095 की इन्वेंट्री मौजूद है, 2095, जो बिकेगा इसी में से बिकेगा। अब क्या हो रहा है देखें, अब 28 को परचेज हो रहा है, 26 को सेल हो रहा है, तो पहले तो 26 आएगी। 10 यूनिट बेचे हैं मैं 20 वाले, 5 यूनिट बेच दिए बिगिनिंग इन्वेंट्री में, आइए बेच देते हैं।
तो आप बैलेंस के बाद क्या करेंगे, एक रो छोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे 26। अब मैं क्या करूं, सेल में आऊंगा, तो ये सेल की तीन कॉलम है, इसमें आ गया। अब इसने बोला है पहले 10 यूनिट बेचो मैं 20 वाले, तो 10 यूनिट मैं 20 वाले कौन से हैं भाई, बताइए आप लोग, बताइए। 35 वाले हैं। फिर मजीद 5 यूनिट बिगनिंग इन्वेंट्री के बिकवाए उसने, बिगनिंग इन्वेंट्री वाला कितना, 15 रुपए वाला। अब क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करके, इनको ऐड करके इनकी कॉस्ट निकाल लेंगे, तो आ गई वो 425। अब बैलेंस बनाना है, तो बिगनिंग इन्वेंट्री वाला तो गया, बिक गया ना वो। अच्छा, ये जो मैं 15 वाला है इसमें तो कुछ भी नहीं बिका, लेकिन ना 35 वाले बेचे हमने, तो ये 25 वाले ऐसी कॉपी हो जाएंगे, 25 यूनिट 31 वाले ऐसी कॉपी हो जाएंगे, और जो 35 वाले हैं वो 25 यूनिट थे हमारे पास, उसमें 10 चले गए, कितने बच गए, 15 35 वाले। और जो एंड वाले हैं वो ऐसी कैसे आ जाएंगे, उनमें से कुछ भी नहीं बिका। अब आप बैलेंस बनाएंगे कैसे, टोटल में ऐड कर लूं, माइनस होगा, ये लेस कर लेंगे। अब आप यहाँ डेट्स लिख दो, ये कौन सा वाला है, 31 वाला, 15 वाला, और ये 20 वाला, और ये 25 वाला, ये हमने डेट्स लिख दी। अब जो भी बिकेगा इसी में से बिकेगा, लेकिन अब हो क्या रहा है, मैं 26 हुआ था नहीं, अब 28, इसके बाद 26 के बाद 28 में परचेज हो रहा है, 12 यूनिट 37 वाले, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक रो छोड़ देंगे, और एक रो छोड़ के फिर हम 28 लिखेंगे, और अब परचेज हो रहा है तो परचेज के कॉलम यूज होंगे, कितने यूनिट, 12 यूनिट, कितने वाले, 12 यूनिट परचेज किए 37 वाले, 37 लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारी आ गई परचेज की कॉस्ट। अब बैलेंस बनाएंगे, तो परचेज के वक्त तो ये ऐसे ही पड़े हुए ना, ये थोड़ी बिके, हम इनको ऐसे ही लिखेंगे और मजीद बैलेंस बना रहे ना, 12 यूनिट 37 वाले, और इनको ऐड कर लेंगे, इसमें इसको ऐड कर लेंगे आप, तो आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। एक बात याद रखिए कि जो बैलेंस लिखना स्टार्ट करते हैं ना आप, 444 के बिल्कुल सामने से आपने बैलेंस लिखना शुरू किया। अब इसका आप डेट लिख लो, ये कौन सा वाला है, 15 20 25, और ये आखिरी वाला 28 वाला, तो ये हमारी इन्वेंट्री बन गई। अब जो बिकेगा इसी में से बिकेगा। अब इसके बाद क्या हो रहा है देखते हैं आगे। इतना बड़ा सवाल मैंने बनाया है जानबूझ के, इतना बड़ा पेपर में क्वेश्चन थोड़ी देगा, उसे तो चेक करना है कि आपको परचेज करके बैलेंस बनाना आता है या नहीं, और सेल करके बैलेंस बनाना आता है या नहीं, आपको बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखनी आती है या नहीं। 3 तो काम है इसमें, बिगिनिंग इन्वेंट्री शुरू में डेट डाल के लिख दो, परचेज के बाद बैलेंस, सेल के बाद बैलेंस, और क्या इसमें वही किए जा रहे हैं हम बार बार जी। 28 के बाद फिर 30 में फिर परचेज हो रही है, 10 यूनिट 40 वाले, तो आप एक रो छोड़ेंगे ये वाली, फिर लिखेंगे 20 नहीं 30, 10 यूनिट 40 वाले, तो 400 की यूनिट हो गई। अब परचेज कर लिए तो अब क्या करेंगे, तो बैलेंस बनाएंगे, तो ये तो ऐसी कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद नए यूनिट्स ऐड होंगे, 10 यूनिट 40 वाले, अब इनको क्या करूं, माइनस कर दूं, प्लस करेंगे। ये आपके पास जो बैलेंस में 5 रोज नजर आ रही है ना, इनको बोलते हैं कॉस्ट लेयर्स। क्या बोलते हैं, हाँ, तो कॉस्ट लेयर्स ज्यादा शो कर रहा हूं मैं। यहाँ पे कितनी कॉस्ट लेयर्स है, 4, यहाँ पे कितनी है, 2। बताओ क्या डेट आएगी इसमें, 30। अब जो बिकेगा इसी में से बिकेगा, और 31 को हम बेच रहे, क्या बेच रहे, 5 यूनिट बेच रहे हैं मैं 30 वाले, पहले वो बेच लेते। आप एक रो छोड़ेंगे और 31 लिखेंगे और सेल में आ जाएंगे, ये सेल में आ गए, 5 यूनिट 30 वाले मतलब 40 वाले हो गई, और 3 यूनिट में 28 वाले, 3 यूनिट में 28 वाले कौन से भाई, 37 वाले। अब इसको आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें और टोटल करके लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 311। अब बैलेंस बना रहे हैं, तो मुझे बताएं 40 वाले और 37 वाले भी गए ना, पहले तो शुरू वाला तो कॉपी हो जाएगा ऐसी, 25 यूनिट 31 वाले इसमें से कुछ भी नहीं किया, 15 यूनिट 35 वाले इसमें से भी कुछ नहीं किया। अब ये जो हमने बेचे हैं, ये 3 यूनिट 37 वाले, ये कौन से वाले हैं, 28 वाले,
देखें जरा, 28 वाले, तो 25 वाले भी ऐसी कॉपी हो जाएंगे, 10 यूनिट 37 वाले ऐसी कॉपी हो जाएंगे। और 12 में से कितने चले गए? 3 चले गए, 9 बच गए, 9 37 वाले। और जो 40 वाले हैं उसमें तो हमने 5 बेचे हैं, तो कितने रह गए? 5 यूनिट 40 वाले। अब इसका बैलेंस बना लेंगे, कैसे? इस टोटल में से इसको माइनस कर लेंगे। अब एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर अगर माइनस प्लस कर रहे हैं गलत हो रहा हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख के ऐड करके देख लें, और एंड में तो लाजमी कीजिएगा इसको। अब ये डेट्स कॉपी कर लें आप, क्योंकि अभी वही कॉस्ट लेयर्स हमारे पास हैं, कोई चेंज नहीं हुई, खत्म हो गया इन्वेंट्री कार्ड। अब जब ये कार्ड कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको करना क्या है, देखिए आपके पास परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है और बैलेंस। तो आपको ये मालूम करना है टोटल कितने यूनिट्स परचेज हुए, तो जितने परचेज हुए सबको सम कर लेंगे। जो यूनिट परचेज हुए उनकी कॉस्ट क्या है, इसको सम करेंगे। जो सेल हुए उनके यूनिट्स कितने, जो सेल हुए उनकी कॉस्ट क्या है, और इधर क्या क्या टोटल करेंगे सारे। बैलेंस में सिर्फ एंडिंग बैलेंस आएगा, परचेज में तो पूरा पूरा आएगा ना, सेल में ही पूरा पूरा आएगा। बैलेंस में तो आप सिर्फ वो लिखेंगे अभी बचे कितने, पूरा थोड़ी टोटल करेंगे। इसमें ये लिखेंगे एंड वाले, बस ये बचे हमारे पास, ये लिख देंगे बस। यानी जब आप टोटल करेंगे तो परचेज पूरा टोटल करना है। अब देखिए ना, मैं टोटल करूंगा, अगर मैं इसको टोटल कर रहा हूं तो मैं सारे यूनिट जो परचेज किए ना वो मैं इसको टोटल कर रहा हूं। ये मेरा परचेज का टोटल आ गया कि मैंने कितने यूनिट परचेज किए, 117। अब इसी तरीके से सारे कॉलम में टोटल करूंगा। ये आ गई उनकी कॉस्ट, जो मैंने परचेज किए वो 3929 के हैं, ये पूरा मैंने कॉलम टोटल किया है। ये सेल के यूनिट्स आ गए, 63 यूनिट सेल हुए हैं। जो सेल हुए उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 1876। अब बैलेंस में सारा टोटल नहीं करना है आपने, बैलेंस में सिर्फ एंड वाले यूनिट जो बचे हैं ना उनको टोटल करना है आपने। उसका रीजन समझ में आ रहा है? जो बैलेंस मतलब क्या है, जो एंड में बचे, तो एंड में सारे थोड़ी बचे, तो आप सिर्फ ये टोटल करेंगे। ये जो हमारे पास यूनिट्स है 64, और कॉस्ट कैसे टोटल करेंगे, ऐसे लिख देंगे 2203। अब देखिए हमें मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया कि पीरियड के एंड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अरे बेटा 64 तो यूनिट सोल्ड है, पूरा कार्ड में आपको दिखाऊंगा एक साथ, तो आपको नजर तो नहीं आ रहा है। इसी वजह से मैंने आप अपने अंदाजे से देखे ना कि जो कॉलम्स है उसको देख के बताएं कि ये है परचेज का परचेज के यूनिट्स का टोटल, ये परचेज की कॉस्ट का टोटल, ये यूनिट सोल्ड का टोटल, ये यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये एंडिंग यूनिट्स है, ये एंडिंग यूनिट्स की कॉस्ट है। मुझे बताएं कि हमें मालूम चल गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, कितनी, हाँ 1876। एंडिंग इन्वेंटरी कितनी है 2203। परचेज कितने की है 117 यूनिट है जो परचेज की, उनकी कॉस्ट क्या है 3929। तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मकसद क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना और एंडिंग इन्वेंटरी मालूम करना। पर पीछे में पहले क्या मालूम चलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंडिंग इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख ले आप जब कार्ड बना रहे थे तो आपको पहले ये मालूम चला या ये बैलेंस मालूम चला, पहले ये मालूम चला ना 300 यूनिट, 300 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, फिर बैलेंस निकाला है आपने। बैलेंस इन्वेंट्री होती है, तो इन्वेंट्री बाद में निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले, जबकि पीरियोडिक में पहले एंडिंग इन्वेंट्री निकलती है। बताया तो था आपको। आप यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, वैसे एग्जामिनर इतनी चीजों पर नंबर नहीं काटेगा, लेकिन आपको अपने लिए पता होना चाहिए कि परपेचुअल में पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई 18, और फिर आप लिखेंगे एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आई 2203। यह आपका न्यूमेरिकल इन्वेंट्री कार्ड बन गया। इन्वेंट्री कार्ड में देखिए कितना फायदा है। ये इन्वेंट्री कार्ड सिर्फ परपेचुअल बन सकता है, हाथ के हाथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परपेचुअल मालूम चलती है, पीरियोडिक में मालूम नहीं चलती। पीरियोडिक में तो साल के दौरान आप सिर्फ परचेज लिखते रहते, रिटर्न डिस्काउंट वगैरह, साल के एंड में मालूम चलता है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसका। मुझे एक बात बताएं, क्या आपको डेट वाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम है? कैसे? 13 तारीख की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 300,
13 तारीख की इन्वेंट्री कितनी है? 450। हाँ, 18 तारीख की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 765 और उसकी इन्वेंट्री कितनी है? 850। डेट वाइज आपको हर चीज अप टू डेट मिल रही है। एंडिंग इन्वेंट्री भी पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता है, डेट वाइज हर सेल का प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैसे? ये आपके पास से ये जो एक कॉलम मैंने रेट पर यूनिट का इग्नोर करवाया था, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। इनको अगर आप यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे ना, सेलिंग प्राइस आएगी। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर एक कंपटीशन, ये इन्वेंट्री कार्ड के बाहर की चीज है, हम रेवेन्यू निकाल रहे हैं। सेल्स निकालने के लिए आपको जस्ट सेलिंग प्राइस चाहिए। मैं एक और इन्वेंट्री कार्ड बनवा रहा हूं आपको, अगला वाला, वो भी ऐसी बनेगा। करना क्या है? बैलेंस लिखना है, उसके बाद परचेज करना है, बैलेंस करना है, सेल करना है, बैलेंस करना है, परचेज करना है, बैलेंस, सेल, बैलेंस। फिर एंड में कॉलम्स को टोटल करना है। कौन सा कॉलम टोटल नहीं किया मैंने, पता है आपको? अरे यूनिट कॉस्ट टोटल नहीं किया, बैलेंस सही मैंने एंड वालों को टोटल करके लिखा है। यूनिट कॉस्ट टोटल नहीं होगा, पूरा नहीं किया। मैंने कहा आपसे कौन सा कॉलम मैंने टोटल ही नहीं किया, तो आप बोलेंगे यूनिट कॉस्ट वाला टोटल नहीं होगा तीनों में। बाकी परचेज में यूनिट कॉस्ट के अलावा यूनिट एंड टोटल कॉस्ट भी टोटल होंगे, सोल्ड में यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल होगा, और बैलेंस में सिर्फ एंड वाला यूनिट्स और टोटल कॉस्ट टोटल होगा। यूनिट कॉस्ट कहीं भी टोटल नहीं करते। चले आएंगे। क्या इन्वेंट्री में भी रेवेन्यू, जो कार्ड हमने बनाया उसमें भी रेवेन्यू दिख रही है? रेवेन्यू नो, ओनली कॉस्ट। अब आप रेवेन्यू निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे आप? 2009 में 1। अब सेल हो रहा है, सही है? सेल का डाटा उठाना है सिर्फ आपको। ये सेल है, कितने यूनिट बेचे? 10। कितने में? 40 में। तो आप बोलेंगे भाई 10 यूनिट सेल किए, 1 यूनिट 40 में सेल किया है, तो मेरी सेलिंग प्राइस इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगी 400 रुपये। चलो अब बताओ, ये कौन सा था? मैं 1, मैं 5। इसके बाद अगली बताइए आप, अब कब सेल किया है? मैं 13 को सेल किया है यार। ये नहीं तो हमें उसको छोड़ दें, आप डेट ऑफ सेल बताएं। चलो इसके बाद बताओ कब सेल किया है? 14 को। आप लिखेंगे 14 को सेल हो रहे हैं कितने यूनिट? 5 यूनिट्स। कितने में सेल हो रहे हैं? 20। सेलिंग प्राइस उठा लिया हमने, मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में। उसके बाद 18 को 2 किस्म के यूनिट सेल हो रहे, तो 2 मरतबा 18 आएगा। 18 सेलिंग प्राइस डिफरेंट होगी ना उसकी। 18 को 10 यूनिट सेल किए 40 रुपए में, तो आप लिखेंगे 10 यूनिट 40 रुपए में सेल किए, और बाकी 15 यूनिट 50 में, 15 यूनिट 50 में। उसके बाद फिर कब सेल किया? 26, 10 यूनिट 45 में। 26 में भी 2 मरतबा सेल हो रहे हैं, 26 10 यूनिट 45 में और 5 यूनिट 20 में, 5 यूनिट 20 में, ये भी हो गए। इसके बाद 31 को भी 2 टाइप के यूनिट सेल हो रहे हैं, 31 को फिर 31 जी। 5 यूनिट 60 में, तो आप देखेंगे 5 यूनिट 60 रुपए में सेल हुए, और 3 यूनिट 45 में। ये रेवेन्यू निकल रही है। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल सेल आ जाएगी। अभी तो आपकी सेल आई है ना डेट वाइज, इसको टोटल कर लें आप, तो दिस इज व्हाट टोटल सेल्स। अब आप देखिए इसमें क्या फायदा है। आप जो बेचा हमने वो 2635 में बेचा, दिस इज अवर रेवेन्यू, जबकि उसकी कॉस्ट 8 से मिलेगी 1876। प्रॉफिट निकाल लो, माइनस करके टोटल आ जाएगा प्रॉफिट। एक बंदा बोला नहीं मुझे टोटल प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे डेट वाइज प्रॉफिट चाहिए। नो इशू, डेट वाइज निकाल लें आप। डेट वाइज कैसे निकालेंगे? देखिए 13 तारीख को 10 यूनिट जो बेचे 400 रुपए में बेचे। कार्ड में आओ, 13 तारीख की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो कितनी, 300। प्रॉफिट आ गया 100 रुपए। डेट वाइज भी प्रॉफिट निकलेगा, टोटल में भी निकलेगा। और
ये हम निकाल भी सकते हैं, देखिए ये हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ये टोटल में निकाल के दिखा रहा हूं। टोटल कितनी थी हमारी सेल्स, ये हमारी सेल्स थी ना टोटल, ये कहां गई, ये रही, ये हम लेके चले जाएंगे, सेल्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी, माइनस होगी ना वो, मुश्किल कर दिया हमने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट 1870, ये आ गई, ये नहीं, इसको ले जाके लेस कर देंगे, तो इसमें से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा माइनस करके। ये 759 का आपका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है, बाकी आप सेल वाइज ही मालूम कर सकते हैं। ये फायदा है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का, आपको डेट वाइज प्रॉफिट मिल रहा है। पीरियोडिक में ऐसा होता ही नहीं है, पीरियोडिक में कार्ड भी नहीं बन सकता, सेल निकल सकती है डेट वाइज साल भर, लेकिन करेंगे क्या इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं है तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। चले आइए अवाम की बेहद फरमाइश पे कराची फर्नीचर मार्ट। अब इसमें और भी चीजें बाकी भी ऐसे देखिए, पहले क्या बोला इसने, assume that the enterprise uses perpetual inventory system compute cost of goods sold and ending inventory। ये 2009 है, 7 नहीं है, this is 2009। इसने बोला हमें निकालो, हमने निकाल दिया, उसके बाद एंट्रीज मांग रहा है, वो हमने नहीं बनाई, कल बना लेंगे। टोटल सेल निकालो, निकाल दी, प्रॉफिट निकालो, निकाल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं ना इसको, क्योंकि इसमें से हमने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस की। अब आप यही चीज मुझे जो है बनवाइए इसमें, कराची फर्नीचर मार्ट, बहुत आसान। अब आपको पता भी चल चुका है कैसे होता है काम, और इसमें तो और आसान है, इसमें डेट भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेट लिखने की जरूरत पड़ेगी लेकिन थोड़ा आसान है, क्योंकि सेल परचेज में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए करवाइए। इन दोनों कार्ड की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मूविंग एवरेज तीनों पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको कार्ड बनाना आ गया है। आपको पता है कार्ड में क्या होता है, बैलेंस लिखो, बिगिनिंग, परचेज बैलेंस, सेल बैलेंस, परचेज बैलेंस, सेल बैलेंस, यही होगा उसमें भी, लेकिन उसमें तरीका अलग होगा। उसमें डेट नहीं बताएगा कौन सी वाली ट्रांसफर करनी है, बल्कि वहां हम खुद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ऊपर वाले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट में नीचे वाले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देंगे, एवरेज में एवरेज निकालेंगे। आसान है, वो आसान है बहुत ज्यादा, इसमें देखना पड़ता है। आइए कराची फर्नीचर मार्ट, तो ये बोल रहे हैं डील्स इन टॉप क्लास फर्नीचर, छोटे मोटे फर्नीचर नहीं, टॉप क्लास फर्नीचर बेचते हैं। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज करते हैं और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करते हैं, बता दिया इसने, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। आगे कॉस्ट का फ्लो कर सके इन्वेंटरी से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। 2010 जनवरी का डाटा, चलो पहले बता दिए, जनवरी 1 को बिगिनिंग इन्वेंट्री में 30 यूनिट पड़े हुए, 1 यूनिट 15,000 का, टोटल हो गया 4,50,000 की, ये बिगिनिंग बैलेंस है, यहां साफ साफ लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, डेट क्या है पूरी 2010, आप यहां लिखेंगे 2010 Jan 1। अब परचेज में जाऊं या सेल में जाऊं, डायरेक्ट बैलेंस में कितने यूनिट है, 30 यूनिट, 1 यूनिट 15,000 का, मल्टीप्लाई कर लें, आपका वही अमाउंट आ जाएगा, वो मैंने मल्टीप्लाई करके दिया है 4,50,000। चलो आगे आ जाओ। इसके बाद क्या हो रहा है, अभी ये बैलेंस वाली, बैलेंस के बाद एक रो छोड़ देंगे, नजर आ रहा है हम लोग। अब 3 में क्या हो रहा है, परचेज हो रहे हैं 5 यूनिट 15,600 वाले, तो आप इधर आएंगे और लिखेंगे 5, कब, 3 में, 3 में 5 यूनिट परचेज हो रहे हैं, कितने वाले, 15,600 वाले, मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास परचेज की टोटल कॉस्ट आ गई। अब आप बैलेंस निकालेंगे, कैसे बैलेंस, 30 पहले से पड़े हुए थे 15,000 वाले, सेल नहीं हुए ना, तो बैलेंस ऐड होगा। मजीद हमने खरीद लिए 5, कितने वाले, 15,000। हाँ, अब इसको टोटल कैसे करेंगे आप, मतलब ऐड कर लेंगे ना इसको बेटा, अब तो आप चीते हो गए होंगे। ये आ गया बैलेंस 5,80,000। अब यहाँ डेट लिखनी पड़ेगी, ये डेट लिखने वाली कहानी सिर्फ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में करनी पड़ेगी। आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जरूरत ही नहीं ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या करेंगे, जो बेचेंगे वो ऊपर से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देंगे, और लास्ट इन फर्स्ट आउट में नीचे वाले यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देंगे, तो वो तो आसान है, उसमें कोई डेट लिखने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन यहां लिखने की जरूरत है 1 और 3। फिर एक रो छोड़ेंगे। अब मुझे बताएं क्या कर रहा है वो, सेल कर रहा है,
5 यूनिट बिगनिंग इन्वेंट्री वाले कितने में 17,000। व्हाट इज दिस 17,000 रेवेन्यू। इसको कार्ड में लेके नहीं जाना भाई। इन्वेंट्री कार्ड में रेवेन्यू का कोई काम नहीं है, उससे सेल्स निकलेगी अलग से। इन्वेंट्री कार्ड में सेल के अंदर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन से नहीं आएगी, यहां से आएगी। यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से ट्रांसफर करते हैं हम। जो कॉस्ट निकालते हैं वो यहां से, जो लिखा है 15,000 15,600 ये निकाल के ट्रांसफर करते हैं, ना कि 17,000 लिख दो। वहां पे 17,000 लिख दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी। वो तो अजीब सी बात हो जाएगी। डेट लिखेंगे पहले एक रो छोड़ के, और डेट क्या है 5। परचेज हो रहा है सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, तो सेल के कॉलम में आ गए 5 यूनिट। हाँ तो मैं क्या लिखूं 5 यूनिट, और यहां लिखूं 17,000 नहीं, बल्कि बोल रहा है कौन सी वाली इन्वेंट्री सेल हुई है, बिगिनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग इन्वेंट्री 15,000 वाली, 15,000 आएगा यहाँ पे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या आ जाएगा 75,000 इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद बैलेंस बनाना है, वही तरीका, परचेज के बाद बैलेंस, सेल के बाद बैलेंस। तो सेल के बाद बैलेंस कैसे बनेगा, क्या 30 यूनिट में तो कुछ बिका है, कितने 5 यूनिट बिक गए, 25 बच गए 15,000 वाले, और 5 पूरे बच गए 15,600 वाले। अब बैलेंस बना लो, इसमें से इसको माइनस कर लो। अब ये जो इन्वेंट्री कार्ड है, जो सुपर स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स, वहां पे जब वो सेल रिकॉर्ड करते हैं ना, टून 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 आवाज आ रही होती है, वो सिस्टम खुद ब खुद पीछे ये कार्ड बना रहा होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू का सब कुछ, प्रॉफिट कैलकुलेट करके सब बना रहा होता है। लेकिन ये तो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये मैनुअल है। मैनुअल में ऐसे होता था, रजिस्टर बने हुए हैं, कार्ड की स्केचिंग करके लगे पड़े हुए, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसी करती थी, बड़ी हो छोटी हो, सबके पास रजिस्टर्स होते थे। उन रजिस्टर में इन्वेंट्री कार्ड के रजिस्टर बने हुए, हर इन्वेंट्री का अलग अलग रजिस्टर। आज भी आप कंपनीज में जाएंगे तो आपको रजिस्टर्स मिलेंगे, भले वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो कंप्यूटराइज, साथ साथ वो हार्ड कॉपी भी रखते हैं चीजों की। ये नहीं कि आप कंप्यूटराइज रखा हुआ है आपने, क्योंकि थ्रेड है ना भाई, डाटा गायब भी हो सकता है। सब कुछ डाटा आप रख के बैठे हुए, वो सब करप्ट हो गया या हैक हो गया, किसी बड़े हैकर ने हैक कर लिया तो गया फिर। तो सब कुछ वैसे भी होता है, मैनुअल में भी चल रहा है, फिजिक्स और कंप्यूटराइज भी चल रहा है। कंप्यूटर में काम करते हैं, प्रिंट निकाल के फाइल्स बना लेते हैं। ओके, क्या होगा, ये कौन सी डेट वाले, 1 वाले, ये 3 वाले। अब इसके बाद, लेकिन आप जब अकाउंटेंट होंगे ना, तो ये फाइलें बनाने वाला काम अगर आप छोटे अकाउंटेंट हैं तो आप कर रहे होंगे, अगर आप चीफ अकाउंटेंट हैं तो आप फाइलें थोड़ी बना रहे होंगे, अपने जूनियर से बनवाएंगे आप, फिर आप प्रिंट निकाल के फाइलें बनाते बैठे रहो, और आप असल में सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे जी। 5 के बाद 8, 2 यूनिट। और डाटा एंट्री वाला काम भी आपने सुना होगा, लोग डाटा एंट्री करते हैं। वो इस तरीके से कार्ड की पीछे कार्ड बना हुआ होता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के अंदर ना जो यूजर इंटरफेस होता है वो डिफरेंट होता है। अंदर कार्ड होता है, उसका प्रिंट निकालोगे तो कार्ड की शक्ल में प्रिंट बन के आ जाएगा, फॉर्मेट ऐसा होगा, ये कोई और फॉर्मेट भी हो सकता है, चीजें यही होंगी उसमें। तो सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है वो फॉर्मेट को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर सकता है। अगर आपको मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम आता है तो आपको कंप्यूटराइज भी आ जाएगा। कंप्यूटराइज में क्या किया हुआ, पहले रजिस्टर में लिखते थे ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हो, उसमें कलरिंग आ गई, बोल्ड कर लो, फॉन्ट चेंज कर लो, ये चीजें है ना, ये चीजें उसमें भी होंगी सॉफ्टवेयर। रिपोर्टें निकाल लो, कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। छोड़ो उसको, छोड़ो। 8 तारीख को परचेज हो रहे हैं, 2 यूनिट सेल हो रहे हैं, फिर दोबारा सेल कर दिए इन्होंने, 2 यूनिट सेल की 8 तारीख को, तो सेल में आ जाएंगे, एक रो छोड़ के लिखेंगे 8, सेल में आएंगे 2 यूनिट। क्या लिखूं इसके सामने, 17,500। 17,500 तो नहीं आएगा, सेलिंग प्राइस है। तो हम देखेंगे कौन सा वाला, बिगिनिंग जनवरी 3 वाला। जनवरी 3 वाला कितना, 15,600। अब एक बच्चा बोल रहा है सर दोनों सेल हुई थी ना, एक साथ ही कर देते। भाई दोनों की डेट्स अलग हैं, अजीब बात है, सब कुछ एक साथ कर दो फिर तो तुम। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बैलेंस निकालेंगे कैसे, क्या ये 15,000 वाले में से कुछ बिका है, नहीं, तो ये ऐसी कॉपी हो जाएगा, 25 यूनिट 15,000 वाले। अच्छा, इन 5 में से 2 बिक गए तो कितने बच गए, 3 यूनिट 15,600 वाले। अब बैलेंस बना लो, माइनस करना,
इसमें से इसको माइनस कर लेना। दरमियान में ना आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना कि ये टोटल ये आ रहा है नहीं आ रहा है। पता चला कार्ड बनाते रहे, कहीं मिस्टेक कर दी, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने गलत निकाल दी मल्टीप्लाई करने में, तो आपकी सारी इन्वेंट्री माइनस होकर गलत निकल रही होगी। इसी वजह से सही तरीके से चेक भी करते हुए चलो 1 and 3। लेकिन मैं ये तरीका यूज क्यों करवा रहा हूं, इसमें से माइनस करो, क्योंकि परपेचुअल का स्टाइल है ये, इन्वेंट्री में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके एंडिंग इन्वेंट्री निकलती। बहरहाल एक रो छोड़ के अब दोबारा आगे चलेंगे। आगे क्या हो रहा है बेटा, फिर परचेज हो रहा है 7 यूनिट 10,000 वाले, परचेज कर लेते हैं। 10 तारीख 7 यूनिट 10,000 वाले मल्टीप्लाई कर लो तो ये 70,000 आ गया। अब हर बैलेंस, हर परचेज के बाद बैलेंस, ये दोनों तो ऐसी कॉपी हो जाएंगे, बिका तो नहीं है। अब फिर इसके अंदर 7 ऐड कर लेंगे, 7 यूनिट 10,000 वाले, अब इनको ऐड कर लो। ये पहले इन्वेंट्री थी, मजीद आ गई 70,000 वाली, टोटल हो गई 491,800। अब बैलेंस बना लो, बैलेंस में डेट लिख लो 1, 3, 10। फिर एक रो छोड़ दो, फिर अगली रो में फिर दोबारा आ जाओ। क्या हो रहा है भाई, कर्सर कहां चला गया इसका, इरेजर नहीं कर्सर, चलें छोड़े यार, इरेजर से इसको मिटा देते, मिट भी ना भाई, उससे मैं लीव इट। ओके, अब इसको इससे मूव करना पड़ेगा। चलो बेटा, आना कर लिया हमने 10 के बाद आ रहा 12, फिर 12 में सेल कर रहा है, 2 यूनिट बेच रहा है जनवरी 10 वाले, तो आइए 12 लिखते हैं पहले डेट, सेल में आ जाएंगे और लिखेंगे हम 2 यूनिट जनवरी 10 वाले। हाँ, जनवरी 10 वाला कितने का है भाई, 10,000। फिर उसके बाद मजीद 5 यूनिट बेचे बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले, 5 यूनिट अब बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले ट्रांसफर करेंगे, कितना है 15,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दें आप, इसको मल्टीप्लाई करें इससे, फिर इसमें ऐड कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें इससे, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब बैलेंस बना लो, बैलेंस कैसे बनेगा, इसमें से 15,000 वाले में से 5 निकल गए, 20 रह गए 15,000 वाले, और 15,600 वाले में से कुछ भी नहीं किया, 3 यूनिट 15,600 वाले, और 7 में से 2 निकल गए, कितने बचे 5 यूनिट 10,000 वाले। क्या हुआ, गलत किया है, प्रॉब्लम है तो बताएं, देख लें, क्योंकि एरर तो हो सकता है इंसान से होता है। हाँ, अब बैलेंस करेंगे कैसे, टोटल में से इसको माइनस कर लें, अब बैलेंस बना लो, मतलब डेट लिख लो 1, 3 and 10। इज इट राइट, नो, क्या खाया था सुबह, चुचू की मलिया क्या खा के आते हो भाई, ये बता दो मुझे। 12 के बाद क्या हो रहा है, 15 में फिर परचेज हो गया 9 यूनिट 20,000 वाले, तो सही है भाई, 15 रो छोड़ के 15 लिखेंगे, कितने 9 यूनिट 20,000 वाले, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 1,80,000। अब दोबारा बैलेंस बनेगा, ये तो ऐसी कॉपी हो जाएंगे, और मजीद आ जाएंगे आपके पास 9 यूनिट 20,000 वाले। अब इसका बैलेंस बनाना है, तो इस इन्वेंट्री में परचेज का टोटल ऐड कर लेंगे। अब डेट लिख लो 1, 3, 10 और 15। ये डेट कल नहीं लिख रहे होंगे हम, क्योंकि ये जो डेट हम लिख रहे हैं ना, ये बैलेंस में, ये हम अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं ताकि परचेज को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर सके इन्वेंट्री को। ये कल से नहीं लिखेंगे, क्योंकि कल हम पढ़ रहे होंगे FIFO LIFO एवरेज। FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO भी बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO LIFO और एवरेज, तो उसमें ये डेट की जरूरत नहीं होती। ओके, 15 के बाद क्या हो रहा है,
18 में सेल हो रहा है। ये जो कॉलम है ना सेलिंग प्राइस वाला, इसको आपको देखना ही नहीं है कार्ड बनाते वक्त। ये मुख्तलिफ तरीकों से आपको ऐसी कोशिश करेगा कि आप सेलिंग प्राइस ले जाओ, फॉर्मेट ऐसा घुमा फिरा के देगा, उसको उठा के लेके जा रही हूँ। इन्वेंट्री कार्ड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सवाल से नहीं लेनी। इन्वेंट्री कार्ड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ बैलेंस से आएगी, याद रखें आप। बैलेंस के बाद आप देखें कौन सा है 18, हम लिखेंगे 18 को सेल में आ जाएंगे, सेल कर रहे हैं नहीं। 5 यूनिट जनवरी 15 वाले, चलो भेज दो। 5 यूनिट जनवरी 15 वाला कितने का है 20,000, और 5 यूनिट जनवरी 10 वाले, 5 ही बेचे इसमें। 5 यूनिट जनवरी 10 वाले कितने का है 10,000। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। ओह, इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करो, 1 लाख आया, इसको मल्टीप्लाई करो 50,000 आया, दोनों को ऐड करके लिख दो 1,50,000। सही है। अब बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस बनाएंगे तो आप मुझे बताएं 15,000 में से 15,000 वाले कुछ बिके तो 20 15,000 वाले तो ऐसी कॉपी हो गए। 15,600 वाला कोई गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, 3 यूनिट 15,600 वाला ऐसी कॉपी हो गया। 10,000 वाले कितने गए 5, तो खत्म हो गई। और 20,000 वाले 5 गए, 9 थे, 4 बचे, 20,000 वाले। अब बैलेंस बना लो। असल में ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो हमने 5 यूनिट बेचे हैं वो 20,000 वाले हैं। और ये हम कहां से लाए? यहाँ पे डेट थोड़ी लिखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ले जाते वक्त डेट देखनी है बस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप जब बनाएंगे ना, मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखना है यहाँ पर कि वो बोल रहा है 5 यूनिट हमने बेचे हैं जनवरी 15 वाले, आप यहाँ लिखेंगे 5 यूनिट, फिर जाएंगे जनवरी 15 में यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो ये 20,000 यहाँ लिख देंगे, बस खत्म हो गया काम डेट का। उसके बाद फिर 5 यूनिट बेच रहा है जनवरी 10 वाला, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 यूनिट जनवरी 10 वाले की कॉस्ट कितनी है, तो 10,000 यहाँ लिख दिया, खत्म हो गया डेट का काम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देंगे 1,50,000। अब जब बैलेंस बनाएंगे तो आपको देखना है ना कि 15,000 कॉस्ट वाली कोई चीज यहाँ नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब नहीं बिकी ना वो, तो आप उसको ऐसी कॉपी कर लेंगे ना, 20 यूनिट 15,000 वाले बच गए, नहीं बिके। 15,600 वाली कॉस्ट यहाँ नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये भी सेल नहीं हुए। 3 यूनिट 15,600 वाले भी सेल नहीं हुए। फिर 10,000 वाले देखो ना, यहाँ नजर आ रहा है 10,000, एक ही यूनिट 10,000 का है, वो जो जनवरी 10 वाला है, तो आसानी हो गई ना हमें, हम डायरेक्ट 10,000 वाले देख लेंगे कितने बिक गए, 5, और 10,000 वाले 5 ही तो थे, तो खत्म हो गए, तो बैलेंस में नहीं आएंगे। और जो 20,000 वाले थे वो 5 यूनिट बिके थे, कितने 9 में से 5 बिक गए, 4 बच गए, तो हम ये लिख देंगे 4 बच गए 20,000 वाले। अभी हमारा बैलेंस बच गया। अब इस बैलेंस का अमाउंट निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दें और मल्टीप्लाई करके भी देख लेना भाई, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लेना बाद में। अब डेट्स लिखवाओ, ये जो 15,000 वाला है ये 1 वाला है, 15,600 वाला 3 वाला है, और जो 20,000 वाला है वो 15 वाला है। थोड़ा एहतियात से करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके लिए डेट देखनी पड़ेगी आपको। मुश्किल चीज नहीं है, देखना पड़ेगा, गौर व फिक्र तवज्जो के साथ काम करना पड़ेगा। लाइफो वाइफो में तवज्जो नहीं, नीचे दौड़ाते रहो, लाइफो में ऊपर से उड़ाते रहो, तवज्जो नहीं है। चिप्स खाते रहे, चाय पीते रहे, कॉल में बात भी करते रहे और नीचे दौड़ाते रहे यूनिट लाइफो में। इसमें ऐसा नहीं होगा क्या चाय भी पी रहे हैं, कॉल पे बात भी कर रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं और ये कर भी रहे हैं, नहीं होगा। आपको डेट देखनी पड़ेगी, एहतियात करनी पड़ेगी, वरना कुछ का कुछ कर देंगे आप। 18 के बाद 20 को फिर परचेज हो रहे हैं 4 यूनिट, इतना रह गया। ओ माय गॉड, हाँ सही है। ओके, तो 4 यूनिट खरीद रहे हैं 7,000 वाली, 20 तारीख लिखेंगे हम, एक रोज छोड़कर। परचेज में आ जाएंगे, परचेज में 7 यूनिट्स कितने वाले, अरे भाई कितने खरीदे, 10 यूनिट, 4 यूनिट खरीदे,
कितने वाले, कितना हो गया 28,000 और 728 होता है ना बेटा। अब बैलेंस बनाओ, ये तो ऐसे ही रखा हुआ है, ये तो बिका ही नहीं ना अभी, ये बैलेंस में ऐसे ही आ जाएगा। अभी मजीद यूनिट आ गए 7,000 वाले, बड़े सस्ते यूनिट मिले यार, ऊपर महंगे मिल रहे थे। चलो ले लो, आ रहे हैं तो। ये कोई और, ये दबी कहाँ से, ऐसे मारा होगा इन्होंने छक्का, मिल गई। हाँ नहीं ना, वही प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट का बनता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग इन्वेंट्री कार्ड बनता है। डेट लिखें 1। अच्छा आपको क्वेश्चन में ऐसा हो जाए ना पेपर में, तो वहां आपको अपनी तरफ से ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया, महंगाई होनी चाहिए थी। डिफ्लेशन हो गया ना, इमरान खान की हुकूमत आ गई होगी, सस्ती हो गई होंगी चीजें। बहरहाल महंगाई की थी उसने, सियासत से बात नहीं करें। चलें 20 के बाद 22 में फिर 10 यूनिट परचेज कर लिए, 10,000 वाले। कौन सा बिगनिंग खरीदे हैं बेटा 22 में? अच्छा चले पहले 22 पढ़ लेते। 10 यूनिट 10,000 वाले, तो एक रो छोड़कर आप लिखेंगे 22 परचेज 10 यूनिट, ये हो गया 1 लाख कॉस्ट ऑफ परचेज की कॉस्ट। अब बैलेंस बनाएंगे, तो बैलेंस से पहले ही 5 कॉस्ट लेयर्स थी, एक और ऐड हो जाएगी 10 यूनिट 10,000 वाले। अब इसको प्लस कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा 5, इसमें ऐड कर लो यार, छोड़ो फार्मूला ही लगा करो, सही है। ये आ गया बैलेंस। अब आप क्या करेंगे, डेट लिख लें, 1 वाले ये हैं, 3 वाले ये हैं, 15 वाले ये हैं, 20 वाले ये हैं और ये 22 वाले। अब ये इस बैलेंस के बाद एक रो छोड़ेंगे, और फिर अब आप क्या करेंगे, अब क्या हो रहा है 25 को 10 यूनिट सेल हो रहे हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले, सेल कर दो। 25 डेट लिखो, 10 यूनिट सेल करने, सेल वाले कॉलम में आएंगे। बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले सेल हुए मतलब 1 वाले 15,000, अभी आ जाएगा 1,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बैलेंस बना लो, 15,000 वाले 20 से 10 चले गए, कितने रह गए 10, 15,000 वाले, बाकी ऐसी कॉपी हो जाएंगी। बाकी तो ये यूनिट नहीं बिके ना कोई भी, ये ऐसी कॉपी हो जाएगी। अब डेट लिख लें आप, यही डेट्स आएंगी, बैलेंस लिखें, ये टोटल इन्वेंट्री थी, इसमें से ये इन्वेंट्री बिक गई तो ये बच गई कितनी 4,404,800। अब क्या करेंगे, फिर हो रहा है, फिर 28 को सेल हो रहा है, एक यूनिट बेच रहे हैं 20 जनवरी वाला जी। तो आप यहां पे पहले डेट लिखें, क्या डेट है 28। आराम आराम से काम करें, एक साथ लिखने की जरूरत नहीं। वो होता है ना, खाना वाना खाते हैं, घर की खातून ने लाके रस्सा वस्सा लगाया, वो एक साथ सारे उठा के रखने की कोशिश में सब गिरा दिया हमने। होता है ऐसा, खासकर बहनें करती हैं कि हमें काम सारे बोल रहे हैं और सारे बर्तन उठा लिए एक साथ, तो सालन वाला भगोना गिर गया, पतीला गिर गया। हाँ तो आप उठा लेते, तो वाले काम यहाँ नहीं करें बेटा, एक साथ सारी चीजें उठाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें सुनाऊं। आराम आराम से काम करें। आराम आराम से का मतलब क्या है, आपने देखा एक यूनिट बिका है 20 जनवरी वाला, पहले आना करो ना आराम आराम से। तो आप यानी कि एक यूनिट 20 जनवरी वाला कौन सा है 7,000, भाई ये लिख दिया आपने, एक काम हो गया। अब दोबारा से आगे पढ़े, सारे पति ने एक साथ नहीं उठाया, 5 यूनिट 22 वाले, तो आप यहां पे आ जाए 5 यूनिट 22 वाला कितने का है 10,000। अब बस हो गया ना कहानी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, मतलब आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे ना, तो ये आ गया 1,50,000। अब बैलेंस बनाना है आप जी, बैलेंस बनाए। 7,000 वाले बिके हैं और 10,000 वाले, इसका मतलब ये शुरू वाले तो ऐसे ही बचे हुए, इनमें तो कुछ भी नहीं बिका ना। अब आपने क्या किया, 1,50 वाला थे, ओहो मैंने ऐसी कॉपी कर लिया यार।
फॉर्मूला एक दफा लगा देते हैं, आगे आसानी होती है। सबर होगा। चलो अब मुझे बताओ, 7,000 वाले 4 थे ना, एक निकल गया, 3 बच गए। और 10,000 वाले 10 थे, 5 निकल गए, 5 बच गए। अब बैलेंस बना लो। तो टोटल ये इन्वेंट्री थी, ये इन्वेंट्री बिक गई तो इतनी बच गई। डेट्स ऐसी आएंगी क्योंकि सारी कॉस्ट लेयर्स मौजूद है, यूनिट्स कम हुए हैं बस। ये मैंने ज्यादा क्यों रखे, ताकि आपको समझ में आ जाए बात। मैं 4-5 ही रखता तो फिर एक ही चीज को बार बार समझाने के बजाय डिफरेंट स्टाइल में उसको करें तो सही है। और आपके पास बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल देंगे पेपर में, हो जाएगी कहानी आपकी। लेकिन ये मैंने बस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन को करवा दिया, खत्म हो गया। अब बताएं, 30 को फिर बेच रहे हैं, 5 यूनिट बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले। तो आप आएंगे और आप यहाँ पर एक रो छोड़ के डेट लिखेंगे, क्या डेट है, बेच रहे हैं, तो इधर आ जाए 5 यूनिट बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले। बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले कितने का है? फिर और बेच रहे हैं 2 यूनिट जनवरी 3, 2 यूनिट जनवरी 3 वाले कितना, 15,600। अब इसका बैलेंस बना लो, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, यहाँ की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बैलेंस बनाना है, 15,000 वाले 5 बिके तो 10 थे ना, वो 5 रह गए 15,000 वाले। 15,600 वाले 2 बिके, 3 थे, 1 रह गया 15,600 वाला, बाकी ऐसी कॉपी हो जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, बैलेंस बना लेंगे। आप इसमें से माइनस कर लेंगे इसको, यानी कि बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री में से माइनस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स। यह आ गई 2,41,600। आप लोग तो कैलकुलेटर से करेंगे ना, सारी कॉस्टलेस मौजूद है, सारी कॉस्टलेस मौजूद है, तो डेट ऐसी आ जाएंगी। अब एक चीज रह गई, अल्लाह का नाम लेके, दुनिया में हर चीज खत्म होने के लिए होती है, चाहे गम हो या खुशी हो, कामयाबी हो या नाकामी हो। लेकिन ना सवाल इतना बड़ा खत्म हो गया। लास्ट वो एक आपने पढ़ा होगा, फेसबुक पे आपने देखा होगा, बार बार आता है, ऐसा जुमला बताएं कि जो खुश हो उसको बोलूं तो वो सुरदा हो जाए, सुरदे को बताऊं तो वो खुश हो जाए। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो बहुत कामयाब हो जाता है उसको ये याद रखना चाहिए कि वो हमेशा कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप बहुत कामयाब होते हैं ना, तो आप मेहनत करना छोड़ देते हैं और अपने आप को फिल्म समझ लेते हैं, तो उसमें फिर आपकी कामयाबियां रुक जाती हैं। इसी वजह से आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कि भाई मैं आगे हमेशा कामयाब थोड़ी रहूंगा, ये तो हो गया, अब आगे मुझे और मंजिलें तय करनी है। और नाकाम हो गए तो आपको दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं, ट्राई करते रहे आप, क्योंकि जिंदगी सिर्फ दुनिया की नहीं है। 12 यूनिट खरीदे 12,000 वाले आ जाए, 31 को 12 यूनिट खरीदे 12,000 वाले, तो परचेज में लिखेंगे इसको। $1,44,000। अब हम बैलेंस बना लेंगे, ये तो सारे ऐसी कॉपी हो जाएंगे। और एक कॉस्ट लेयर ऐड हो जाएगी। कितनी, कौन सी कॉस्ट लेयर है, 12 यूनिट 12,000 वाले। अब इनको सम कर लें आप। अब डेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आगे काम ही नहीं करना। लेकिन अगर अगले महीने का आपको काम करना पड़े, फरवरी का, तो फरवरी में पहले ये सारे यूनिट यहां लिखे हुए हैं ना, ये शुरू में यहां लिखे जाएंगे बैलेंस में। अभी तो बैलेंस में एक ही रो आई थी ना आपकी, बैलेंस में अगर 10 रो हो तो जनवरी में लिखे वो 10 की 10 रोज कॉपी होंगी, फिर आगे वाला काम शुरू होगा। बात समझ आ गई आपको क्या कह रहा हूं? अब आप इसको टोटल कर लेंगे, यूनिट्स को टोटल किया जाता है, सारे यूनिट्स परचेज वाले टोटल हो रहे हैं। ये मुझे एक बात बतानी है आपको, इसकी सेल्स निकाल लेंगे आप, प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। ये आ गए हमारे यूनिट परचेस्ड, ये परचेज की कॉस्ट, ये यूनिट सोल्ड,
यूनिट सोल्ड की कॉस्ट, और एंड वाले तो यहीं से ऐड होंगे। एंड में बच गए हमारे पास 30 यूनिट और उनकी कॉस्ट कितनी है, हो गया। अब आपको यहां नीचे लिखना है कि हमने क्या कंप्यूट किया है। वी हैव कंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 664। जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देके मैं देता था ना आपको ट्रेडिंग के अकाउंटिंग साइकिल में निकाल के, वो डेट वाइज ऐसे निकलती है। अब जाहिर सी बात है वो एक ही न्यूमेरिकल में सारी चीजें थोड़ी दे सकता तुम लोगों को, अलग अलग होंगी सारी चीजें, लेकिन जब आप काम करेंगे तो सारी चीजें एक साथ आएंगी आपके सामने। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है 385600, ये काम हो गया। अब इसका आप लोग काम कर लीजिएगा आगे। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे निकलती है, हम लोगों ने पढ़ा था। जो बिगनिंग इन्वेंट्री है उसमें इस दफा की परचेज सारी ऐड कर लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब पूरे साल की इन्वेंट्री। तो देखिए इससे बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी थी 4,50,000, नजर आ रही है आपको। परचेज हमने कितनी की 6 लाख, टोटल कितनी हो गई 10,50,000। इस टोटल में से ये इन्वेंट्री बिक गई 664,000, 664,400। तो 10,50,000 में से जो इन्वेंट्री बिक गई उसको माइनस करूंगा तो ये एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आना चाहिए ना। लेस करें 10,50,000 में से 6,64,400 को लेस करें। ये चेकिंग का तरीका है, क्या है, कोई गलती तो नहीं हुई। 10,50,000 में से लेस करो ना यार, इसको क्या गलती हो गई, तुम लोग लेस तो करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,64,400 को लेस करो और मुझे बताओ क्या अमाउंट आ रहा है। बेटा आपके पास इन्वेंट्री पहले कितनी थी साल के महीने के शुरू में 4,50,000 बिगिनिंग इन्वेंट्री थी ना। फिर हमने इन्वेंट्री खरीदी 6 लाख, ये परचेज का टोटल है, टोटल हो गई 10,50,000। 10,50,000 में से जो इन्वेंट्री बिक गई वो 6,64,400 की है, तो इसको माइनस करोगे तो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। मतलब ये चेक करना है आपको जब भी इन्वेंट्री कार्ड बनाए, चाहे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से बनाए, फाइफो से बनाए, लाइफो से बनाए या एवरेज से बनाए। इसी तरीके से यहां भी चेक कर लें आप। पिछले वाले क्वेश्चन में कितनी बिगनिंग इन्वेंट्री थी 150, इसमें ऐड करें परचेज की कॉस्ट, कितनी परचेज है 3929 प्लस 150 150 बिगनिंग थी और 3929 परचेज, इसमें से एंडिंग लेस करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करो 1876। सबने किया है ये। जब आप कार्ड बनाएंगे तो हमेशा कार्ड के एंड में इसको चेक करना है कि टोटल इन्वेंट्री जो हमने खरीदी और बिगनिंग उनको मिला लो। उसमें क्या होता है, या तो बिकती है या तो बचती है। जो बिक गई वो लेस कर दो, जो बच गई वो निकल जाएगी, या जो बच गई है वो लेस कर दो तो जो बिक गई वो निकल जाएगी। तो आपने कहीं में कैलकुलेशन एरर किया होगा, फिर कार्ड चेक करना पड़ेगा, जब भी तो बताया है ये आपको कि आप इस तरीके से चेक करें। वो मुश्किल का मसला नहीं है। अब आपका गलत है तो नंबर भी तो चले जाएंगे ना। अगर आपको तरीका ना पता हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप तो ऐसे ही छोड़ के आ जाएंगे। मुश्किल में ही आसानी है, नहीं सुना आपने। जो आसानियां ढूंढते हैं वो मामू होते हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं जिंदगी में। हमेशा अपने आप को चैलेंज करें, चैलेंज कि मैं ये करूंगा, और वो करके दिखाएं दुनिया को, और अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें। भाई चैलेंजिंग लाइफ में मजा आता है। थोड़ा सा आपको तकलीफ तो होगी, उसके बाद आप अच्छे हो जाएंगे और ज्यादा कर लेंगे अभी काम। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कल मैं लाइव और मूविंग एवरेज तीनों निपटा दूंगा, इंट्रीज भी बनवा दूंगा। फिर परपिशियल यानी कल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद वाली क्लास में पेरियोडिक पढ़ेंगे, टॉपिक खत्म। ऐसे टॉपिक खत्म होंगे अब 2-3 दिन में टॉपिक खत्म होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।